जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने विजन आईएएस के 6 टेक्स्ट आपसे चर्चा के बिंदु बना लिए। ये टेस्ट नंबर 7 है, जो इकोनॉमी पर बेस है। प्यारे बच्चे, अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, हमने एक अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है, और बदलाव ये है कि हम एक टेस्ट को पहले 3 पार्ट में कवर करते थे, बट अब हम उसको 2 पार्ट में कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि एक क्लास में आपके 1 से 50 क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर सकें। बट टाइम लगेगा, क्लास आपकी 2 से ढाई घंटे के आसपास की हो सकती है, तो क्लास में पेशेंस बना के रखिएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देके रखा है, वहाँ पर जाकर के आप विजिट करेंगे। सैम यही लोगो लग रहा है, यही नाम से आईडी है, तो आपको वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। इन सब के अलावा जो टेस्ट अब तक आपके विजन आईएएस के 6 टेस्ट हो गए हैं, वो अगर वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उन टेस्ट को पूर्ण रूप से लगाइएगा। यूपीएससी का फॉर्म फिलिप नहीं किया है तो करवा लीजिएगा, कर लीजिएगा, बड़े अच्छे से ध्यानपूर्वक कीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी ने थोड़े बदलाव किए हैं। और दृष्टि आईएएस के अब तक हमने आपसे कई टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें दृष्टि आईएएस के लगभग हमने जीएस के 9 टेस्ट और सीसेट के 3 टेस्ट और करंट अफेयर के 3 टेस्ट, मतलब कि कुल मिलाकर के आप देखोगे तो 15 टेस्ट हमने दृष्टि आईएएस के और 6 से 7 टेस्ट विजन आईएएस के, तो लगभग आपसे 20 से 21 टेस्ट अब तक हमने आपसे डिस्कस कर लिए। चलिए समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक आपको जो बिगिनर एस्पिरेंट्स जिन्होंने आज तक यूपीएससी का कोई अटैम्प्ट नहीं दिया है, यहाँ पर आपको एक कॉलम मिल रहा है। इस कॉलम में आपको अपना अनुक्रमांक भरना होता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता है कि यदि मान लीजिए आप इसमें से कोई गलत क्वेश्चन मार्क करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स क्या है, काट लिया जाता है, उसका आपको दंड दिया जाता है। ये टेस्ट ओवरऑल इकोनॉमी पर आधारित है। इसमें आपसे इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको मेरे पढ़ने पढ़ाने का तरीका एकदम पता है। मैं थोड़ी चीज़ों को पैसेंस और धैर्य के साथ पढ़ाता हूँ, और साथ ही साथ टेस्ट में ही आपका क्वेश्चन के अनुसार, स्टेटमेंट के अनुसार ही रिवीजन करने का प्रयास भी करता रहता हूँ। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। बट इस क्लास के अपने नियम और रूल और रेगुलेशन है। आपको वीडियो को पोस्ट करके इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना होता है, और नहीं तो आप पेन पेंसिल लेकर के बैठिएगा और उसमें अपना नोट डाउन करते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, क्लासेस को, वो आवश्यक रूप से बताएं कि मैंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और मेरे इतने सही हुए और इतने गलत हुए, ताकि मुझे एक ओवरव्यू, एक फीडबैक मिल सके कि मेरे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कितने, उनका लेवल क्या है और कितने स्तर पर वो सही मार्क कर पा रहे हैं। कई बच्चों का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले एक और मैं आपका टाइम लेना चाहूँगा 1 मिनट, कि सीसेट को लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा है कि सर सीसेट को लेकर के टेस्ट लाइएगा, सीसेट को लेकर के टेस्ट लाइएगा। बिल्कुल, सीसेट को लेकर के टेस्ट हम आपसे लाएंगे। हम सीसेट पर आपसे चर्चा परिचर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और आपको हम 2014 से लगाकर 2024 तक के यूपीएससी के सीसेट का जो पेपर रहा है, प्लस जीएस का, आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर भी मैं पूर्ण रूप से करवाऊंगा। चलिए, बजट की क्लासें मैंने आपको दे दी हैं, वो समरी आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में पूछा है। रीजनल रूरल बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 4 स्टेटमेंट है और पूछ रहा है यहाँ पर कितने सही हैं, मतलब कि पेयर वाला ये स्टेटमेंट, मतलब कि क्वेश्चन है। पहला, इनकी स्थापना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है, जिनमें से राज्य सरकार की हिस्सेदारी सर्वाधिक होती है। देखिए, जब आप देखोगे, क्योंकि इसकी स्थापना 26 सितंबर 1975 को की गई थी, 26 सितंबर
1976 को आरआरबी की स्थापना की गई थी और इसमें जो बैलेंस लगता है, इसमें जो पैसे का अनुपात रखा जाता है, जैसे 100% है तो इसमें एक रेशियो बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट्स का, स्टेट गवर्नमेंट्स का और बैंक का। सबसे ज़्यादा आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, 15% स्टेट गवर्नमेंट रखती है और उसके बाद जितना भी बचता है आपका 35% वो आपका बैंक रखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है कि ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की हिस्सेदारी सर्वाधिक होती है। नहीं, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी सर्वाधिक होती है। ये आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं और राज्य सरकार द्वारा इनकी निगरानी की जाती है। अगर आप दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें कि जो इनकी जो निगरानी की जाती है, आप देखोगे आरआरबी जो हैं ये नाबार्ड के तहत आते हैं। किसके तहत आते हैं? नाबार्ड के तहत। ठीक है, ये नाबार्ड के तहत आते हैं। और नाबार्ड कब बना था? नाबार्ड बना था आपका 1982 में नाबार्ड की स्थापना कर दी गई थी। ये नाबार्ड के नीचे आप देखोगे रखा गया। नाबार्ड एक तरीके से उच्च गवर्नर बॉडी है, आरबीआई के तहत नहीं आते हैं, राज्य सरकार इस पर नहीं है, तो नाबार्ड है। यहाँ पर आप देखोगे आपका सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। आरआरबी के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लक्ष्य उनके समायोजित निवल ऋण का, मतलब कि एएनवीसी का 90% है। नहीं, देखिए 90% नहीं होता है बच्चे, यहाँ पर इनको कितना 75% अपना रखना होता है कुल का। ठीक है, 100% में से वैसे तो जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग होता है उसमें लगभग बैंकों को 40% अपना देना होता है, लेकिन जो रीजनल जो आपके रूरल अर्बन बैंक हैं या फिर अर्बन हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, तो उनको कितना होता है प्राइवेट सेक्टर में 75% उनको अपना देना होता है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। पूछा था कितने सही हैं, तो आपको हो गया इनमें से कोई सही नहीं है, मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन देके रखा है और एक बड़ा सा पैराग्राफ देके रखा है और उसके बारे में आपसे पूछा है कि बताइएगा इन सब के बारे में, किसके बारे में चर्चा की जा रही है। जैसे पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके। यह अवधारणा वर्णन करती है कि करारोपण और ऋण ग्रहण वित्त व्यय के लिए समतुल्य साधन है। आज जब सरकार ऋण लेकर व्यय में वृद्धि करती है, जिस ऋण का भुगतान भविष्य में करों के द्वारा किया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था पर इसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा जैसा कि आज कर में वृद्धि के द्वारा वित्त की व्यवस्था करके सरकारी व्यय में वृद्धि करने से पड़ता है। उपयुक्त परिच्छेद के द्वारा निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए रिकार्डो समतुल्य का, बी श्मिथ समतुल्य का, सी फिलिप्स समतुल्य का और डी नेश समतुल्य का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा। देखिए, जब भी सरकार अपने घाटे की पूर्ति के लिए करारोपण और ऋण या फिर मुद्रा का मुद्रण, मतलब कि पैसा मुद्रा छपा करके वित्त पोषित करती है और ऋण ग्रहण से सरकार कर्ज को बढ़ा देती है, इससे क्या होता? बढ़ेगा ही। और इसी से ऋण ग्रहण सरकार को कम उपभोग के लिए बोझ को भविष्य की पीढ़ियों पर हस्तांतरित करने में सहायता करता है। इसलिए सरकार बॉन्ड जारी करके वर्तमान में जनता से उधार लेती है और उसका भुगतान कर में वृद्धि करके कई वर्षों के बाद में वो करती है। ये जो बात रखी गई है, दूसरे का जो राइट आंसर होगा ये होगा रिकार्डो समतुल्य के बारे में, मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रिकार्डो 19वीं शताब्दी के महान अर्थशास्त्रियों में से एक थे। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि उच्च घाटे की स्थिति लोग अधिक बचत रहते हैं, इसलिए रिकार्डो समतुल्य कहते हैं। ठीक है, करारोपण और ऋण ग्रहण वित्त व्यय के समतुल्य साधन के रूप में माना जाता है। और आज जब सरकार ऋण को लेकर के व्यय में वृद्धि करती है, तो जिस ऋण का भुगतान भविष्य में करों के द्वारा किया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था पर इसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा जैसे कि आज कर में वृद्धि के द्वारा वित्त की व्यवस्था करके सरकारी व्यय में वृद्धि करने पर पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताइएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में अवस्थित एक जापानी कार कंपनी का उत्पादन। अब देखिए, एक जापान की कंपनी है जो भारत में उत्पादित कर रही है। ठीक है, तो वो जीडीपी में शामिल आपका होगा। जापान के सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि जीडीपी में वस्तु भारत के सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में शामिल होगा। बी, जापान और भारत दोनों सरकार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में शामिल होगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी में, किंतु जापान के राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में शामिल होगा। और डी, जापान और भारत दोनों के सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में शामिल होगा। देखिए, होता क्या है, जब आप देखते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी है, कोई भी फॉरेनर कंपनी है,
कोई भी फॉरेन कंपनी है जो आपकी इंडिया में है, ये तो जापान की बात कर रहे हैं, हम पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं, अगर वो भारत के अंदर कोई भी उत्पाद कर रही है, याद रखना ये जो उत्पाद होगा ये भारत की जीडीपी में शामिल होगा, परंतु किया गया उस कंपनी का उत्पाद, अब जापान की कंपनी है, इसका किया गया उत्पाद वहाँ के जीएनपी में शामिल होगा। नेशनल ये होता है ग्रोस नेट प्रोडक्शन, मतलब कि वो उस देश की कंपनी, क्योंकि यहाँ से वो कंपनी लाभ कमाएगी और लाभ कमा के जापान में भेजेगी, तो उसके क्या होगा, जीएनपी का ये पार्ट्स शामिल होता है। और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आपने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनपीआई ये सारे विषय आपने पढ़े होंगे, एसडीपी ये सब पढ़े होंगे। तो ये क्या होगा, भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी में, किंतु जापान के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीडीपी का मतलब होता है कि एक वित्त वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर किया गया वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम बाजारिक मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। जीएनपी का मतलब होता है कि नेट क्या होगा, ग्रोस नेट प्रॉफिट, जो आपका प्रोडक्शन होगा, बिल्कुल अगर आप किसी देश से ले रहे हैं और किसी देश को दे रहे हैं, उसका बिल्कुल एकदम प्लस माइनस करने के पश्चात जो बचता है उसको हम रखते हैं जीएनपी में। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं यहाँ से ये रफ कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से विजिबल हो सके। आई होप कि आपको पूर्ण रूप से क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। आप चाहें तो इसको थोड़ा स्पीड इसकी बढ़ा करके, ठीक है, देख सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में व्यापक मुद्रा में प्रचलन में मुद्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। देखो, इसको पढ़ने से पहले आपसे यहाँ पर पूछा गया समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दो तरीके का होता है, आप पढ़ते हैं ना कि जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको दो तरह की इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कि व्यक्ति, व्यष्टि और व्यक्ति, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको समझना है। तो बताइएगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्यिक बैंकों और डाकघरों के पास रखी अवधि जमाएं, बी बैंकों के पास रखी जमाएं, ए और बी, डी कहता है आरबीआई के पास जमा किए गए बैंकों के नगद रिजर्व, मतलब कि जो आपके समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में जो व्यापक मुद्रा में प्रचलन, व्यापक मुद्रा में प्रचलन मतलब कि मुद्रा का प्रचलन क्या है, वो व्यापक है, वो बहुत अधिक है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। देखिए, जब आप बात करते हैं कि व्यापक मुद्रा का मतलब होता है आपकी जीरो, ठीक है, जीरो मुद्रा। इसको क्या कहते हैं, इसको संकीर्ण मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक संकीर्ण मुद्रा होती है और इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये 100 रुपये आप जारी कर रहे हैं, तो ये खासतौर पर वाणिज्यिक बैंकों और डाकघरों के पास जो रखी जमाएं होती हैं, उसके साथ साथ बैंकों के पास जमी रखाएं होती हैं, ठीक है, ये सभी इसके अंतर्गत हैं। आपने पढ़ा होगा M1, बताइएगा कमेंट्स में, M2, M3, M4, ये पढ़े हैं ना, तो ये सभी क्या हैं, ये इसमें से आता है। तो जो M0 होता है इसको संकीर्ण मुद्रा के अंतर्गत रखा जाता है। गॉट इट। क्योंकि M1 खासतौर पर एक संकीर्ण मुद्रा में शामिल होते हुए आरबीआई द्वारा M1 के रूप में दर्शाया जाता है। इसमें सर्वाधिक तरल हिस्सा होता है, ठीक है, इसी को संकीर्ण कहते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। M3 में व्यापक मुद्रा की गणना की जाती है संकीर्ण प्लस और बैंकों के पास रखी जो शाब्दिक जमा राशि होती है वो इसके पास आती है। M0 में नगद आती है। तो ये जो बात रखी गई है यहाँ पर A और B, मतलब कि आप देखोगे C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। M1, M2, M3, M4 आप पढ़ते हैं कि नहीं, उसी के ऊपर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। इकोनॉमी के बेस ऊपर ये टेस्ट है बच्चे, बहुत ही, और इसमें तो मुझे लगता है कि आपका स्कोर बहुत हाई जाने वाला है। नेक्स्ट, इस सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है। सरकार निजी अभिकर्ताओं से इंजीनियरिंग कार्यों के लिए नीलामी आमंत्रित करती है। कच्चे माल की खरीद और निर्माण लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है। निजी क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम होती है और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता की प्रतिदायगी तक सीमित होती है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस निवेश मॉडल का वर्णन किया गया है। मतलब कि अब आपसे एक निवेश के मॉडल की बात की जा रही है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल के तहत दोनों को मिश्रण की बात यहाँ पर हो रही है। ऑप्शन नंबर ए है बिल्ड कॉर्पोरेट एंड ट्रांसफर, मतलब कि वोट न्यूटी मॉडल, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब कि ईपीसी मॉडल,
सी में कह रहे हैं बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर बोट टोल मॉडल, और डी में कह रहे हैं कि हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल HAM। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ये जो बात चर्चा की जा रही है, क्योंकि इसमें आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट्स और कंस्ट्रक्शन EPC मॉडल के तहत इसको रखा जाता है। इसमें भारत राजमार्ग और निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी PP को शामिल करते हुए, ट्रिपल P पढ़ते हैं कि नहीं आप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें पुनरुत्थान के लिए सरकार द्वारा हाइब्रिड न्यूट्रिक मॉडल मतलब कि HM की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ साथ अलग अलग मॉडल PPT आप देखोगे एन्यूटी P टोल और EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन का अनुसरण किया जा रहा है। इसको बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर वोट न्यूट्री मॉडल और EPC मॉडल का मिश्रण के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है आपका टी विल के बारे में, ट्रेजरी विल। पहला है, ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज हैं जिन्हें छूट पर जारी किया जाता है तथा परिपक्वता की स्थिति में अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। दूसरे में कह रहे हैं ये 364 दिन से अधिक की परिपक्वता के लिए जारी किए गए दीर्घकालिक ऋण लिखित होते हैं। वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर बताएं। देखते हैं कितने बच्चों ने ये शेयर मार्केट पढ़ा है, और बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं तो। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर हम देखें ट्रेजरी विल के बारे में, टी विल खासतौर पर आप देखोगे एक शून्य कूपन सरकारी प्रतिभूति होती है। क्या होती है? एक तरीके से मैं कहूँगा ये G-SEC ही होते हैं। और कैसे होते हैं? शून्य कूपन होता है ट्रेजरी बिल, ठीक है। और इन्हें छूट पर जारी किया जाता है, परिपक्वता के बाद में ये अंकित मूल्य पर ही भुनाया जाता है, ठीक है। ये बात तो पहला वाला स्टेटमेंट तो इसमें सही है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये खासतौर पर सरकार के नीलामी कार्यक्रम के तहत होते हैं। इसको कौन जारी करता है? ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं। एक नीलामी पत्र होता है जो दीर्घकाल के लिए नहीं होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। कैसा होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और इसकी जो परिपक्व अवधि होती है ये 91 दिन, 182 दिन और इन सब के अलावा 364 दिन, इतने तक की इसकी परिपक्व अवधि देखने के लिए आपको मिलेगी, ठीक है। और ये 3 अवधियों में जारी होते हैं। तो इसलिए आप देखोगे पहला स्टेटमेंट तो सही है, परंतु दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये दीर्घकाल के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ही, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। गॉट इट? यहां तक चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा किसी देश के भुगतान संतुलन मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का सर्वोत्तम वर्णन करता है? अभी बच्चे आपका क्या है ना कि बजट पेश हुआ है, बजट 2025, और मैंने उस पर एक समरी आपको दे दी है जिसके 4 पिलर हैं। आप सभी जानते हैं, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, MSME और एक्सपोर्ट। इन्हीं पर ही आपका बजट टिका हुआ है। और कुछ स्कीम्स परियोजनाओं की बात की गई है, उसको एक बार आवश्यक रूप से गूगल करके पढ़िएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है? BOP, ये 2 तरीके से होते हैं। इसमें एक तो करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में आपके विजुअल, नॉन विजुअल, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट को शामिल किया जाता है। और कैपिटल अकाउंट में आप देखोगे इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, ठीक है। FDI, FPI, RBI या बैंकों के द्वारा किया गया जो विदेशों में, ठीक है, ये सारी चीज़ें, P नोट्स वगैरह, ये इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए, उसी की बात आपसे पूछी जा रही है। करंट अकाउंट भारत का खासतौर पर देखा जाएगा तो घाटे में ज़्यादा चलता है, डेफिसिट में रहता है, और उसकी भरपाई हम कैपिटल अकाउंट से करते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट है ए, यह किसी देश की सरकार और शेष विश्व की सरकार के बीच में एक विशिष्ट अवधि में होने वाले सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यापक रिकॉर्ड है। बी, यह किसी देश के घरेलू बजट का सांख्यिकी विश्लेषण है जिसमें सरकारी व्यय और कर राजस्व शामिल होते हैं। सी, यह किसी विशिष्ट अवधि में देश के निवल विदेशी मुद्रा भंडार की जो एक माप के रूप में जाना जाता है। डी में कह रहे हैं यह किसी विशिष्ट अवधि में देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच होने वाले वस्तु और सेवाओं के परिसंपत्तियों के सभी लेन देनों का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है।
अब स्टूडेंट्स आपको वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए कई बच्चों का इसमें आंसर आ रहा है और इसमें कई बच्चे क्या हैं, कंफ्यूज भी हो रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं यहाँ पर देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहले वाले स्टेटमेंट में कई बच्चे कह रहे हैं कि सर ए आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि किसी देश का, बिल्कुल किसी देश की सरकार और शेष विश्व की सरकारों के बीच में एक विशिष्ट समय अवधि में होने वाले सभी आर्थिक लेन देन, देखो यहाँ पर आर्थिक लेन देन की बात की गई, यहाँ पर ये डिसाइड नहीं किया गया कि उसमें गुड्स शामिल है या फिर सर्विस, समझे, यहाँ पर ये डिसाइड नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये तो वैसे ही गलत है कि बजट की बात की गई है, और ये भी गलत है क्योंकि इसमें केवल इन्वेस्टमेंट की बात की गई है और विदेशी मुद्रा भंडार। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक विशिष्ट वर्ष में, ठीक है, एक विशिष्ट अवधि समय में क्या होता है वहाँ के देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच में होने वाले वस्तु और सेवाओं के परिसंपत्तियों के सभी लेन देन का व्यापक एक रिकॉर्ड होता है, और इसी से पता चलता है कि हमारा खाता घाटा क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि इसमें चालू खाता होता है, पूंजीगत खाता होता है। देखो चालू खाते में क्या होता है, खासतौर पर वस्तुओं का निर्यात और आयात देखने के लिए मिलता है, जैसे यहाँ पर सेवाओं के संतुलन, जैसे पर्यटन हो गया, परिवहन, वित्तीय सेवाएं होती हैं। निवल आय में जैसे ब्याज, लाभांश आदि ये आते हैं, विदेशी सहायता इत्यादि, संप्रेषण आ जाता है, गिफ्ट वगैरह, एनआरआई इसी में आ जाएगा। वहीं जो कैपिटल्स खाते होते हैं उसके अंदर एफडीआई खासतौर पर आती हैं, पेटेंट आ जाता है, जो स्थावर संपदा आ जाती है, वित्तीय परिसंपत्तियों की देनदारियां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ जाता है, ऋण की खरीद बिक्री से जुड़े वाले ऐसे जो भी आते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट एमएसएमई, देखिएगा बजट में इसकी बहुत चर्चा की गई है इस बार, एक इंजन है ये भारत सरकार का एक बजट का। ठीक है, एमएसएमई के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसके कुछ स्टेटमेंट देके रखें, 3 स्टेटमेंट है। पहला, सूक्ष्म उद्यम ऐसे उद्यम हैं जिनकी निवेश 1 करोड़ रुपए से और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो, पहला। दूसरे में कह रहे हैं आपसे कि लघु उद्यम ऐसे उद्यम हैं जिनका निवेश 10 करोड़ रुपए से और वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। तीसरे में कह रहे हैं आपसे कि मध्यम उद्यम ऐसे हैं जिनका निवेश 100 करोड़ रुपए से और वार्षिक कारोबार 500 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। जरा समझना, अधिक ना हो। वीडियो को पोस्ट करके आपको राइट आंसर बताना है, और मैं इस पर क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। इकोनॉमी का जब मैंने टेस्ट आपका लिया था तो वहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने आपसे डिस्कस किया था एमएसएमई सेक्टर के बारे में, सेम यही लाइन मैंने आपसे चर्चा की थी, यही नंबर बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1 2 और 3। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर कौन सा है। क्वेश्चन देख लीजिएगा एमएसएमई के बारे में। देखिए पहला स्टेटमेंट की अगर हम बात कर ले, क्योंकि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था का एक आधार है, जैसे कि बजट में इस बार आपने देखने को मिला तो भारत में लगभग 45% ये जीडीपी को कवर करता है। कितना? 45%। इसका बहुत बड़ा योगदान भारतीय जीडीपी में एमएसएमई का है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत वृहद स्तर पर रोजगार सृजन करता है, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देता है, समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए उद्यम, वस्तु और कमोडिटी उत्पादन, विनिर्माण, प्रसंस्करण, संरक्षण को संकलन करने का प्रयास यही करता है। और भारत में आप देखो कि वार्षिक कारोबार के साथ साथ संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों के निवेश के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पहला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है कि 1 करोड़ रुपए से और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि लघु उद्यम ऐसे उद्यम हैं जिनका निवेश 10 करोड़ रुपए से और वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। परंतु तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का निवेश नहीं है, ये 50 करोड़ रुपए का निवेश है और वार्षिक कारोबार इसमें 250 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 तो आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइए। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। मैं इतने इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की विजिबिलिटी थोड़ी ठीक से हो सके और बेटर। ये कह रहे हैं भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब कि एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी देखिए हुआ क्या है, जो बजट है आपका, बजट 2025 में अगर हम देखें तो एफडीआई की बात यहाँ पर की गई है। थोड़ा सुनना इस बात को, एफडीआई की बात की गई है। और जो बीमा सेक्टर है,
बीमा क्षेत्र में क्या हुआ है, पहले आपका 70% आता था एफडीआई, अब इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, इस 70 से इसको डाटे को बदल के अब पूर्ण रूप से 100% क्या होगा, एफडीआई आपका आएगा, जिसमें बीमा क्षेत्र में। तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो ये कह रहे हैं कि एफडीआई भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा कुछ शर्तों के तहत इक्विटी साधनों के माध्यम से किया गया निवेश है। नंबर 2, एफपीआई से प्राय है मेजबान देश में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रोजगार सृजन और अवसंरचना का विकास होता है, जबकि एफडीआई से मुख्य रूप से वित्त बाजारों में तरलता और दक्षता प्रभावित होती है। उपयुक्त में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, डी सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, अगर हम देखें ये आपसे पूछा जा रहा है, देखो पहले अगर स्टेटमेंट को देखें, ये कह रहे हैं कि एफडीआई भारत के बाहर, बिल्कुल, क्योंकि देखो एफडीआई का मतलब ही क्या होता है, जब बाहरी व्यक्ति कोई विदेशी फॉरेनर अगर आपके यहाँ पर इन्वेस्ट करने का प्रयास कर रहा है तो उसको हम एफडीआई के अंतर्गत रखेंगे। ये बात सही है। एफपीआई और एफडीआई में बड़ा अंतर है। एक कमेटी गठित की गई थी, आई थिंक मैं अगर रिकॉल कर पा रहा हूँ तो उसका नाम, जैसे मेरे को रिकॉल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा उस कमेटी के बारे में, ठीक है। देखिए खासतौर पर होता क्या है, जो एफडीआई होता है इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो एफडीआई होता है ये लाभ तो कमाता है, परंतु उस देश के अंदर प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देता है, उस देश के इकोनॉमी ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है, उस देश की इकोनॉमी ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है, और खास तौर पर ये रोजगार को भी सृजन करता है। वहीं अगर एफपीआई की बात कर लें, एफपीआई की अगर बात कर ली जाए तो एफपीआई क्या करता है, ये एफपीआई ज्यादा तरल होता है और यह मार्केट में तरलता बढ़ा देता है। इसका मूलभूत उद्देश्य होता है अधिक लाभ कमाना, और लाभ कमा के ये रन कर जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। एफपीआई से क्या होगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है और नकारात्मक हो सकती है, परंतु एफडीआई से इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए जो एलपीजी रिफॉर्म किए गए 1990 में, ठीक है, जो आपके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, आज उसके परिणाम आपको दिख रहे हैं। वह 1990 और 91 में किया गया रिफॉर्म है, ठीक है, इकोनॉमी का, लेकिन आज उसके परिणाम आपको दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए 25-30 साल बाद दूसरा स्टेटमेंट यहां पर आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए ये कह रहे हैं कि एफपीआई से प्राय मेजबान देश में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रोजगार सृजन और अवसंरचना का विकास होता है। ये इसने इसकी भाषा यहां पर लिख दी है और इसकी भाषा यहां पर लिख दी है। मुख्य रूप से एफडीआई कह रहे हैं कि एफडीआई से मुख्य रूप से वित्त बाजारों में तरलता और दक्षता प्रभावित होती है। ऐसा नहीं है, इससे नहीं होती है, इससे डेवलपमेंट होगा, रोजगार होगा, जो प्रौद्योगिकी है वो टेक्नोलॉजी हस्तांतरण होगी, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आप देखोगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया डब्ल्यूटीओ के बारे में। वीडियो को पोस्ट करके बताइएगा डब्ल्यूटीओ के बारे में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते बनते रह भी जाता है, और कई बार क्वेश्चन आपका डब्ल्यूटीओ को लेकर के इसकी जो लिस्ट है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ में एक है एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट, और इसी में ये 3 लिस्ट हैं। एक है इसका ग्रीन बॉक्स, एक है आपका अंबर बॉक्स, और एक है आपका ब्लू बॉक्स। अब ये कुछ आपसे इस तरीके से बॉक्स होते हैं, और इसी के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बना है, ठीक है। 2016 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। अब देखिए आपसे पूछा गया किस पे है, डब्ल्यूटीओ पर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं। देखो अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, थोड़ा बहुत भी समझते हैं, तो आप इसका आंसर निकाल ले जाएंगे। अगर हम देखें डब्ल्यूटीओ का नया जो सदस्य बना है, अगर आप डब्ल्यूटीओ की बात करें और उसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की बात करें, यूएन की बात करें, तो यूएन में जो आपके कंट्रीज़ हैं ये हैं 193, और डब्ल्यूटीओ में जो सदस्य देश हैं वो हैं 164। पहले थे 163। अभी एक नया सदस्य जो इसमें हुआ था 2016 में,
2016 में एक नया सदस्य आया था, उसका नाम था अफगानिस्तान। और यही अफगानिस्तान आज इसकी आप देखोगे क्या दयनीय स्थिति हो गई है। ठीक है, 2022 के वो किस्से, आप किसको नहीं याद है वो दृश्य कि एरोप्लेन के ऊपर लोग चढ़ लें। तो पहला वाला स्टेटमेंट कदापि सही नहीं है, मतलब कि गलत हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य WTO के सदस्य होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे में कह रहे हैं जनरल काउंसिल WTO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। देखिए, WTO में कई ऐसी बॉडी इसकी रखी गई हैं, उसमें से जनरल जो काउंसिल है वो सर्वोच्च निकाय है, क्योंकि ये कार्यों को पूरा करने का प्रयास करता है और समय समय पर ये सदस्य देशों की बैठक भी सुनिश्चित करवाने का प्रयास करता है। तो दूसरा सही है। तीसरे स्टेटमेंट पे कह रहे हैं कि WTO का एक उद्देश्य विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय दर की स्थिरता प्राप्त करना है। देखो, यहाँ पर ये कोई विनिमय दर की आप देखोगे व्यवस्था को नहीं प्राप्त करता है, बल्कि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सर आप देखोगे ट्रेड कराना। इसका मूलभूत विषय है ट्रेड, व्यापार। और व्यापार किसका? व्यापार दोनों का, जिसमें आपकी वस्तु भी होगी और सेवा भी होगी। ये बस इसका, क्योंकि इसके पहले होता था गैट, लेकिन इस गैट को परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि गैट बना था आपका 45 में, और WTO बनाया गया आप देखोगे 1995 में, आई थिंक ये बना था, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ, 1995 में आपका WTO बना था। ठीक है, और गैट्स तो 1945-47 के आसपास बन गया था। उसमें केवल और केवल क्या किया जाता था? गैट्स में आप केवल और केवल गुड्स को, व्यापारिक वस्तु को आप बेच सकते हैं, सर्विस को नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और पूछा क्या है आपसे? पूछ रहे हैं सही नहीं है, तो सही नहीं है कौन सा है? 1 और 3 आपका गलत है। आइए देख लेते हैं। ठीक है, कितने सही नहीं है ये पूछा है, पेयर वाला है, तो आप कहोगे केवल इसमें 2 सही नहीं है, बाकी का 1 सही है। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको विजुअल हो रहा है। भारतीय बजट में एग्रीकल्चर को विशेष दर्जा दिया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के अब 5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। ठीक है, अरहर, मूंग, तुरहर, इसको लेकर के, दालों को लेकर के भारत सरकार विशेष रूप से काम कर रही है। देखिए, ये कह रहे हैं कि भारत में कृषि संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है, मतलब कि जो एग्रीकल्चर की गणना होती है उसकी बात आपसे पूछी जा रही है, पहली बात। दूसरा है कि इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में संचालित किया जाता है, मतलब कि यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% आप देखोगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसका खर्च वहन करती है। ये बात एकदम सही है। तीसरे में कह रहे हैं भारत में पहली कृषि संगणना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोजित की गई थी। अब देखो, पहली जो कृषि संगणना योजना थी, ये कह रहे हैं कि आपसे जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी 1951-52 में। कब बनी थी? 1951 में बनी थी, और ये 1956 तक चली थी, पहली पंचवर्षीय योजना, है कि नहीं? वहीं अगर हम देखें, जो एग्रीकल्चर जो सेंसस करवाना स्टार्ट किया गया था, ये खास तौर पर 1970 और 71 से किया गया था, 1970-71 से। ठीक है, और उस समय जो थी, उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी? 4th पंचवर्षीय योजना थी। ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वर्तमान में जो संगणना संदर्भ में है वो 2000 आप देखोगे 21 और 22 की रखी गई है, जिसमें 11वीं संगणना होगी। क्या में है? ये 11वीं संगणना है, मतलब कि एग्रीकल्चर का सेंसस बताया जा रहा है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें, ये कह रहा है कि प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित की जाती है। बात एकदम आपकी, पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, पहला एकदम सही है, दूसरा भी सही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स के तहत आती है। तीसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना नहीं थी। आप कहोगे सर ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी, और ये 1970-71 में थी। पहली पंचवर्षीय योजना आई थी आपकी कब? 1951 से 1956 तक। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। तो पहला सही है, दूसरा सही है। कितने सही पूछा है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 12। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है शिपिंग
सेवाओं से अर्जित निवल आय, मतलब कि अगर शिपिंग से जो भी निवल आय प्राप्त हो रही है सर्विसेज से उसके बारे में। दूसरा, पर्यटन से अर्जित निवल आय। तीसरा, बैंकिंग सेवाओं से अर्जित निवल आय। उपयुक्त में से कितने भुगतान संतुलन में निवल गैर उपद्रान आय का निर्माण करते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मैं आपको बता चुका हूं और इसका राइट आंसर आपको करना है प्यारे बच्चे कमेंट्स। ठीक है, इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट्स करना है। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर देते हैं। बहुत इजी है, लगा दीजिएगा बस, बहुत इजी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपने पढ़ा है, मैंने अभी इस पर एक क्वेश्चन भी आपसे चर्चा का बिंदु बना लिया। नेक्स्ट, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, मतलब कि आपने पढ़ा होगा AIIB के बारे में, पढ़ा है कि नहीं? AIIB के बारे में आपने चीज़ें पढ़ी ही होंगी। ठीक है, किसके बारे में? AIIB के बारे में। 2018 में IAS की परीक्षा में यहाँ से UPSC ने क्वेश्चन पूछा है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है? 2018 में। मेरे को इतना तो रिकॉल रहता है क्योंकि पेपर मैंने इतने अच्छे से सोल्व करके रखे, कंठस्थ हैं। मैं ऑप्शन देख के बता दूंगा कि इसका आंसर ये। देखिए, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इसकी स्थापना विश्व बैंक के विकल्प के रूप में अपने सदस्य देशों को धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। मतलब कि इसकी जो स्थापना की गई है विश्व बैंक के विकल्प में की गई है और अपने सदस्य देशों को धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई। इसका ये बात कर रहे हैं कि इसका मोटो ये रखा गया है, इन्होंने खासतौर पर इसलिए AIIB बनाया गया है। इनका कहने का तात्पर्य ये है, कह रहे हैं कि इसका मुख्यालय बीजिंग में अवस्थित है। देखो, अगर आप देखोगे इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय बीजिंग में, और बीजिंग आपको कहाँ पर मिलेगा? ये पड़ता है आपका चाइना। ठीक है, और इसने कार्य शुरू किया था 2016 से। गॉट इट? तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के विचार विमर्श में से इसे स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। देखो, जब आप संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करते हैं, तो इसको एक तरीके से स्थायी पर्यवेक्षक दर्जा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब दिया था? 2018 में इसको ये दर्जा दे दिया था। वहीं पर पहला स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि ये कह रहे हैं कि इसकी जो स्थापना की गई थी वो विश्व बैंक के एक तरीके से विकल्प के रूप में की गई। ठीक है, इसकी स्थापना विश्व बैंक के विकल्प के रूप में तो नहीं की गई, पहली बात। दूसरी बात, इसमें ना केवल इसके सदस्य देशों को धन उपलब्ध कराया जाता है, बल्कि इसके जो पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, जो इसके गैर सदस्य राष्ट्र हैं, जो विकासशील देश हैं, जो दक्षिण एशिया जो साउथ रीजन के देश हैं, साउथ ग्लोबल के जो देश हैं, ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, उनको भी प्रोवाइड करवाना है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। भारत भी इसका सदस्य राष्ट्र है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। भारत एशिया में सबसे ज़्यादा आप देखोगे मनी इससे लेने वाला राष्ट्रों में से एक है। 2018 का क्वेश्चन अभी टाइप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आपके पास में प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर हो तो आप उनको जरूर देखिएगा। 2018 का पेपर आप देखोगे, आपको वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपसे GDP से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे नहीं लगता कोई आपको समस्या इसमें दुख दर्द हो सकता है, क्योंकि मैंने आपसे इसकी चर्चाएं कई बार करके रखी हैं। तो इसका भी आंसर आपको क्या करना है? कमेंट्स करना है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करेंगे। पढ़ देता हूं क्वेश्चन। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, सकल घरेलू उत्पाद GDP में से विदेश से प्राप्त निवल कारक आय को घटाकर प्राप्त किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें खासतौर पर आप देखोगे GNP क्या होता है, जैसे GDP होती है। GDP में क्या करेंगे, जो विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को घटा लेते हैं और उसमें से जो घरेलू अर्थव्यवस्था में आप देखोगे शेष जो विश्व के उत्पादक कारक हैं उसकी अर्जित आय को घटा दिया जाता है। ठीक है, ऐसे आप करते हैं और यहाँ पर उल्टा बता रहे हैं। ठीक है, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को घटाकर नहीं, उसको जोड़कर, और भारत में उत्पादित जो विदेश कंपनी है उसका प्रॉफिट यहाँ से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला तो स्टेटमेंट आप सभी जान के। दूसरा है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब कि NNP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में से मूल्य ह्रास को घटाकर किया जाता है। और GNP की अगर हम बात कर लें, GNP जो निकाला जाता है ये GDP में से निकाला जाता है। ठीक है, GNP GDP शेष विश्व को नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय और घरेलू उत्पादन में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन के कारकों को अर्जित कारक आय के रूप में होता है। तो यहाँ पर आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 नहीं 2।
बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन आपका समझा दिया है। क्वेश्चन पूछा गया एमएसपी। देखिए बजट में एमएसपी की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन आप देखोगे कृषि की चर्चा की गई है। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड की चर्चा की गई है। यहाँ पर आप देखोगे अरहर की चर्चा की गई है, मूंग की चर्चा की गई है, मसूर की चर्चा की गई है। अब ये जो दालें हैं ये एमएसपी में आती हैं, क्योंकि एमएसपी में 22 + 1 23 फसलें शामिल हैं, उसमें से 7 आपकी दालें हैं। ठीक है, तो वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भारत सरकार का कहना है कि हम इसके उत्पादन को बढ़ाएंगे। देखिए पहला है एमएसपी का उद्देश्य किसानों को बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाना है और इस प्रकार किसानों द्वारा फसल उत्पादों की आपात बिक्री मतलब कि डिस्ट्रेस सेल को रोकना है। नंबर 2, एमएसपी भारत सरकार द्वारा कुछ खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों को दिए जाने वाले कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य है। उपयुक्त में से कौन सा या से सही है या फिर है केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए हालांकि कई स्टूडेंट्स ने इसका करेक्ट आंसर दे दिया। देखिए एमएसपी की अगर बात कर ली जाए तो एमएसपी खास तौर पर ये भारत सरकार के द्वारा खरीद एजेंसियों को उत्पादित किया जाता है। ठीक है, इसमें 22 + 23 फसलें शामिल होती हैं जो आप पढ़ते हैं। 22 + 1 मतलब कि 23। जो एक फसल है ये है शुगर कैन मतलब कि गन्ने की फसल है ये। ठीक है, और इस पे एफआरपी जारी किया जाता है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, उसके क्योंकि एफआरपी जो एमएसपी है उससे ज़्यादा होता है और 50% इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स जो शुगर फैक्ट्री होती हैं वो यहाँ पर सब्सिडीज़ देती हैं। इसमें जो 22 फसलें होती हैं इसमें आप देखोगे 22 फसलों की अगर हम बात कर लें, 22 फसलों में खासतौर पर इसमें खरीफ की, रबी की और वाणिज्यिक फसलें इसके अंदर शामिल होती हैं। कौन सी फसलें होती हैं? खरीफ की, रबी की और वाणिज्यिक फसलें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं, ये ध्यान में आपको रखना है। जो खरीफ की फसलें होती हैं अगर हम उसकी बात कर लें तो इसमें खासतौर पर खरीफ की फसलों में जैसे आप देखोगे धान है, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तिल और नारियल सीड, कपास, इन पर भी क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने, तो ये इसमें होती हैं। रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, चना मशहूर होता है जिसको लेंटिन, रैपसीड होता है और सरसों का और कुसुम। वाणिज्यिक फसलों के अंतर जूट, कोपरा और गन्ना आता है। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। इसके अलावा तोरिया, छिलका रहित नारियल के एमएसपी में भी क्रमशः आप देखोगे रेपसीड और सरसों के खोपरा एमएसपी के आधार तय किए जाते हैं, ये ध्यान में आपको रखना है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये आपको सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि एमएसपी भारत सरकार द्वारा कुछ खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों के लिए दिया जाने वाला कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य। देखो मैं आपको बता दूं ये कानून का हिस्सा नहीं है। पहली बात तो इसमें कुछ फसलों को शामिल किया जाता है जिसमें आपकी कॉमर्शियल फसल भी होती हैं, ये बात सही है। कुछ खाद्यान्न फसलें होती हैं, कुछ गैर खाद्यान्न फसलें होती हैं, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं की जाती है। एमएसपी प्रत्येक वर्ष में 2 बार होती है, फसल बुवाई से पहले। ठीक है, इसको बो दिया जाता है मतलब कि पब्लिक कर दिया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और बाकी का एमएसपी के बारे में आप जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल पहला इसमें ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 16 मतलब कि 16 नंबर। देखेंगे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। कोशिश रहेगी मेरी कि 50 क्वेश्चन मैं करूं, लेकिन मेरा वही है कि मुझसे फिर वो कटौता नहीं होती है कि मैं स्किप कर जाऊं क्वेश्चन को, नहीं समझाऊं, वैसे ही बिना समझाए निकल जाऊं, तो मुझे थोड़ा सा अनुचित लगता है। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय, संगठन या राष्ट्रीय लेखा प्रणाली मतलब कि SNA जिसका उपयोग वैश्विक स्तर पर किया आर्थिक क्रियाकलापों के मापन को संकलित करने के लिए किया जाता है के विकास में संयुक्त रूप से शामिल था? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र, बी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, सी यूनाइटेड स्टेट फेडरल बैंक और डी विश्व आर्थिक मंच। बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है ये। आपसे जो पूछा गया है कि संगठन, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली मतलब कि SNA और वैश्विक स्तर पर आर्थिक क्रियाकलापों के रूप में इसका लाभ किया गया था। इसको सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है।
और ये किसके द्वारा होता है? ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, ये ध्यान में रखना। क्योंकि राष्ट्रीय लेखा 2008 से 2008 सरकार, उस समय वैश्विक मंदी भी आई कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर के कई सारी चीज़ें वहाँ पर हुई थी, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूछ रहे हैं कि ग्रीन जीडीपी। अब ग्रीन जीडीपी पद कई बार चर्चाओं में आ जाता है, ठीक है। जैसे आप देखो ग्रीन जीडीपी का पद बहुत चर्चाओं में आता है बच्ची, बहुत चर्चाओं में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या होता है कि पर्यावरण क्षति के समायोजन के बाद में जब आप देखोगे जीडीपी को व्यक्त किया जाता है। मतलब होता क्या है, जैसे आपने कोई वस्तु का उत्पादन किया तो इसमें से आप क्या करोगे, जो पर्यावरण है उसके जो ह्रास हुआ है उसको घटा दोगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, उसका आप भुगतान करोगे उसमें। इसको मतलब कि आप देखोगे जीडीपी में प्लस पर्यावरण को समायोजन किया जाता है, ऐसे भी समझ सकते हैं, समायोजन, ठीक है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है, इसी को कहते हैं ग्रीन जीडीपी। मतलब कि अगर आपसे एक पौधा कटा है तो उसको लगाओ, अगर आपसे उत्पादन हो रहा है तो, ठीक है। अगर आपसे उसकी क्षति हो रही है तो। पहला है कि जीडीपी में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का योगदान, बी आर्थिक समृद्धि में जैव विविधता का योगदान, सी संयुक्त राष्ट्र द्वारा जीडीपी गणना की रंग से कूट विधि, और डी में कह रहे हैं कि पर्यावरण क्षति के समायोजन के बाद जीडीपी की गणना। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसमें मैं आपसे बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा परिचर्चा करूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व बैंक पर पूछा गया है। देखिए ये कह रहे हैं कि विश्व बैंक द्वारा जारी जॉब्स फॉर रेजिलियंस साउथ एशिया डेवलपमेंट्स अपडेट्स के अनुसार भारत सहित दक्षिण एशियाई क्षेत्र अपने जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति का लाभ नहीं उठा पा रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब इस पर आपसे विचार करवा रहा है स्टूडेंट्स, बताइएगा इस पर विचार करके कि कैसा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जॉब्स फॉर रेजिलियंस साउथ एशिया डेवलपमेंट्स, ठीक है। अब साउथ एशिया डेवलपमेंट्स के बारे में पूछा है। अब 4 स्टेटमेंट हैं। पहला, रोजगार में महिलाओं की अत्यंत कम भागीदारी। दूसरा, गैर कृषिगत क्षेत्रों को में धीमी रोजगार प्रवृत्तियां। तीसरा, इस क्षेत्र का रोजगार अनुपात अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम। चौथा है, जनसांख्यिकी लाभांश की संकीर्ण अवधि जो केवल 2035 तक ही मौजूद रहेगी। पूछा आपसे इस तरह की प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त में से कितने कारक कारण हो सकते हैं? केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी 4। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 18 का आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, अगर हम देखें इसमें तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपकी जनसांख्यिकी है उसके बारे में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप देखोगे रोजगार में महिलाओं की क्या है, अत्यंत कम भागीदारी। बिल्कुल एशिया में आपको देखने के लिए मिलेगी महिलाओं की भागीदारी तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको कम ही मिलती है, परंतु आए हुए कुछ समय में भागीदारी क्या है, थोड़ी सी आप देखोगे वृद्धिगत देखने के लिए आपको मिली है। गैर कृषिगत क्षेत्र में धीमी रोजगारी प्रवृत्तियां हैं, बिल्कुल सही बात है। एग्रीकल्चर में आज भी आप देखोगे, जैसे भारत जैसे देश की बात कर लें तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में आपको मिलता है। इस क्षेत्र का रोजगार अनुपात अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, देखो रोजगार की बात कर लें, इस क्षेत्र का जो रोजगार है अनुपात अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जो रोजगार है आपको बहुत कम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर रोजगार कम है और इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जनसंख्या के लाभांश का संकीर्ण अवधि जो केवल 2035 तक ही मौजूद रहेगी। देखो खासतौर पर क्या है कि एशिया में रोजगार के अनुपात में अगर हम देखें तो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, क्योंकि लगभग 70% है। गौरतलब है कि कामकाजी आयु की आबादी में तुलनात्मक रूप से रोजगार के अवसरों का अनुपात कहा जाता है, और यहाँ पर कम है, ये ध्यान में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये भी सही है, यहाँ पर चौथा गलत हो जाएगा। ये 23 है, 2023 मौजूद रहेगी, ठीक है। वो निकल गया टाइम। तो यहाँ पर कितने सही हैं, तो आप कहोगे केवल इसमें 3 सही हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना जरा। क्वेश्चन नंबर है आपका 19, मतलब कि 19 नंबर क्वेश्चन है। बताइएगा 19 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। कुछ विधि देके रखी है आपको और कुछ अर्थ आपको देके रखे हैं, ठीक है। कुछ विधि आपको देके रखी हैं और कुछ अर्थ आपको देके रखे हैं। जैसे फॉलो ऑन पब्लिक फॉर
फॉलो ऑन पब्लिक फॉर एक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्माण करना है। ये कह रहे हैं कि ऐसा होता है, ठीक है, इनका ये मानना है। तो ये बात एकदम क्या हो जाएगी, आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि प्रेफरेंशियल इशू व्यक्तियों और उद्यमपतियों, मतलब कि व्यक्तियों और उद्यम पूंजीपतियों, वेंचर मतलब कि कैपिटलिस्ट इत्यादि के लिए एक विशिष्ट समूह को नए शेयरों के बड़ी मात्रा में आवंटन की प्रक्रिया है, ऐसी बात इनकी बताई जा रही है। तो ये भी बात आप देखोगे सही है, ये भी सुमेलित है, तो यहाँ पर दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरे में कह रहे हैं कि राइट्स इशू मौजूदा इक्विटी शेयरधारकों को उनकी मौजूदा शेयरधारिता के अनुपात में शेयरों का निर्गमन है। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर एक केवल एक। देखो यहाँ पर आपका पहला भी सही है, ठीक है, और दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो इसमें सभी सही आपके हो जाएंगे। कितने सही हैं, पेयर वाला क्वेश्चन है तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे बहुत कम पूछेगा यूपीएससी, मुझे नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि इकोनॉमी के ये हार्डेस्ट क्वेश्चनों में से एक है। बताइएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, मुद्रास्फीति के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बताइएगा क्वेश्चन के बारे में। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए, आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि, मतलब कि आरबीआई रेपो दर में अगर वृद्धि कर रही है तो क्यों। दूसरे में कह रहे हैं प्रत्यक्ष कर की दरों में कमी। तीसरे में कह रहे हैं कृषि फसलों जैसी मंदों के निर्यात में कमी। उपयुक्त में से कितने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक होंगे। इन्फ्लेशन को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको संकुचित मौद्रिक नीति को अपनाना पड़ेगा। जब आरबीआई रेपो दर में वृद्धि करेगी तो मार्केट के अंदर पैसा ऑलरेडी आप देखोगे जो मनी की सप्लाई है वो निश्चित रूप से कम होगी, और जैसे ही कम होगी तो मार्केट में डिमांड आप देखोगे कम होगी, और उसके चलते इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। गॉट इट, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है, एकदम सही है, अगर ये वृद्धि कर रहा है तो। दूसरा कह रहे हैं प्रत्यक्ष कर की दरों में कमी। देखो जैसे ही भारत सरकार कर की दरों में कमी करेगी तो आप देखोगे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जब कर की दरों में कमी करेगी तो आपके पास में शेविंग क्या होगी, अधिक होगी, और जैसे ही सेविंग होगी आपके पास में मनी ज़्यादा होगी तो आप क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे, उसको एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। मतलब कि आपके यहाँ वस्तु प्लस सेवाओं इन सब की क्या होगी, मांग में वृद्धि होगी और मनी का फ्लो बढ़ेगा, तो इससे इन्फ्लेशन क्या होगी, कंट्रोल नहीं होगी बल्कि इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा बच्चे, आपका गलत हो जाएगा। गॉट इट, ये कह रहे हैं प्रत्यक्ष कर की दरों में कमी नहीं करनी है, वृद्धि करनी है। वहीं आप देखोगे तीसरा अगर स्टेटमेंट देखें तो कृषि फसलों जैसी मंदों के निर्यात में कमी। देखो जब इन्फ्लेशन अधिक होती है तो उससे खास तौर पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, जैसे खाद, तेल, प्याज, दलहन इत्यादि के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना शामिल हो जाता है। तो निर्यात में क्या होती है, कमी हो जाती है, क्योंकि आपके यहाँ पर वस्तुएं क्या हो गई हैं, महंगी हो गई हैं, और बाहर सस्ती वस्तुएं हैं अपेक्षाकृत आपके, तो लोग बाहर से वस्तुएं मंगाते हैं, तो उस समय इम्पोर्ट, जो इम्पोर्ट बिल है वो आपका बढ़ जाता है, और एक्सपोर्ट जो बिल है वो कम हो जाता है। तो आपका पहला और तीसरा सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पूछा था आपसे कितने सही हैं, कौन से सहायक हैं, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इन्फ्लेशन आई होप कि आपको पता होगा, आप पढ़िएगा WPI क्या होता है और CPI क्या होता है, और इन सब के अलावा आप पढ़ेंगे डी इन्फ्लेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
21 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा, राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ये भारतीय बीमा क्षेत्र से क्वेश्चन है। भारत में बीमा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बजट में भी इसकी चर्चा है प्यारे बच्चे, ठीक है, बजट में भी इसकी चर्चा है। जो 2025 का बजट है वहाँ पर भी इसकी चर्चा की गई है। और अब तो 100% आपका जो FDI है वो आने वाला है। किसमें? आपके, आप देखोगे बीमा सेक्टर में। पहले कितना था? 70% की बात यहाँ पर की जाती थी, अब 100% भारत सरकार ने कर दिया है। इस बार का बजट मैं कहूँगा कि मिडिल क्लास को लेकर के, किसानों को लेकर के, आम जनता को लेकर के भारत सरकार का बेहतर बजट है अपेक्षाकृत लास्ट ईयर्स के। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में बीमा पेड की दर सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक है, पहला। दूसरे में कह रहे हैं कि बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 51% है। देखो अब तो भैया कितना हो गया है, ये 100% हो गया है। पहले कितना था? 70% था। ये तो गलत है। भारत में बीमा घनत्व 20,000 रुपये से अधिक है, ये गलत है। 20,000 रुपये नहीं है बच्चे। आप देखोगे भारत में अगर बीमा की बात कर लें तो भारत में जो बीमा की दर है ना वो आज 92 हो गया है। कितना हो गया है? पहले क्या था? लगभग 7559 रुपये था, ठीक है। और 2001 में उस समय $11.1 था बीमा दर, अब $69 हो गया है गैर जीवन बीमा, ठीक है। तो $22 है आज के समय में। अब 22 का 80 से आप कर दीजिएगा, 0, 8 दूनी 16, 1, 8 दूनी 16 और 1, 17, 1760 आप कह सकते हैं। और ये कह रहे हैं 2000। तो आप देखोगे यहाँ पर आपका तीसरा भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा गलत है, पहला तीसरा गलत है। पहला है कि भारत में जो बीमा पैड की दर है वो सकल घरेलू उत्पाद का 10% है। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, अगर आप देखें तो भारत में आज जो इसका वृद्धि दर है ये 10% नहीं, लगभग कितना है? अगर आप देखोगे 2.7% से लगभग 4.2% के आसपास है। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है, 10% नहीं है। यहाँ पर पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। कितने सही पूछा था आपसे, तो आप कहोगे महोदय इसमें से कोई भी सही नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर, विश्व बैंक समूह के बारे में पूछा है, जो आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। और यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, बताना है आपको। राइट आंसर देखिए, पहला, विश्व बैंक समूह में शामिल होने के लिए किसी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का सदस्य बनना अनिवार्य है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक मतलब कि IVRD विश्व बैंक के सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। याद रखना स्टूडेंट्स कि जो आपका IVRD है ये कोई ऐसा ऋण प्रोवाइड नहीं करवाता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो विकास संघ है IDA है, इसकी जगह अगर आप देखोगे IDA, इसकी जगह आप देखोगे IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स जो आपका अथॉरिटी है, ठीक है। ये खास तौर पर जो सबसे गरीब देशों को वहाँ पर ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करवाता है, ठीक है। ये तो गलत है। तीसरे में कह रहे हैं भारत विश्व बैंक समूह की सभी 5 संस्थाओं का सदस्य नहीं। भारत 5 का नहीं है, भारत 4 का सदस्य, ये ध्यान में रखना है। भारत कितनों का सदस्य है? भारत आप देखोगे 4 का सदस्य है। भारत किसका सदस्य नहीं है? याद रखना, ICSID जो कि इंटरनेशनल स्तर पर जितने भी विवाद होते हैं उनका समाधान करवाती है ये संस्था, ठीक है। कन्वेंशन की मध्यस्थता संबंधी ऐसे कुछ विकसित देशों के एक पक्ष में रहती है, तो भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। सिफारिश की थी परंतु इसमें भारत अभी तक शामिल नहीं है। इसकी 5 शाखाएं होती हैं, जिसमें आप देखोगे 5 शाखाओं के अगर मैं नाम लिख दूं, एक होती है IVRD, उसके बाद आती है IDA, उसके बाद आती है आपकी IFC, MIGA और एक आ जाती है आपकी ICSID। तो भारत जो है IVRD, IDA, IFC और मेगा इनका सदस्य है, लेकिन आप देखोगे ICSID का सदस्य नहीं है। तो इसमें केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा तीसरा गलत है। आप देखोगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। इट्स क्लियर या नो? आपको ये मालूम ही होगा कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो विश्व बैंक की स्थापना जो की गई थी 1944 में की गई थी, 1944 में की गई थी, जो ब्रिटेन ब्रिटिश सम्मेलन था, IMF और गार्ड्स के रूप में एक साथ इसमें आई थी, ठीक है। इसमें IMF, इन सब के अलावा GATT गेट्स था। और ये खास तौर पर गेट्स आगे चलकर क्या हुआ,
1995 में यही WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, ठीक है। और इसका सदस्य होना बहुत ज़रूरी होता है। IMF इस बार आपके लिए बहुत ज़रूरी है, IMF को पढ़ना आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये कई रिपोर्टें प्रकाशित करता है IMF, तो ये रिपोर्टें आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, RBI की निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार कीजिए। मतलब कि RBI कौन कौन सी कार्रवाई करती है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपसे कमेंट्स में पूछने का मन हो रहा है बच्चे, बताइएगा इसका आंसर कमेंट्स करिएगा। पहला, ब्याज दरों में कमी। दूसरा, आरक्षित आवश्यकताओं में वृद्धि। तीसरा, सरकारी बॉन्ड का विक्रय। उपयुक्त में से कितनी कार्रवाइयाँ RBI की हॉकिंस मतलब कि संकुचनकारी मौद्रिक नीति के अंतर्गत संभावित होते हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं, बताइएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, याद करना इसको, MPC, 1 सेकेंड, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये जो होती है ये दो तरह की आप देखोगे नीति, एक तो संकुचित मौद्रिक नीति और एक विस्तारवादी। जो संकुचित मौद्रिक नीति होती है इसमें रेपो रेट, बैंक रेट, रिजर्व, इसमें बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CLR, SLR, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, MF, ये सबको बढ़ा देती है। वहीं विस्तारवादी मौद्रिक नीति में इनको सबको कम कर देती है। जो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है वहाँ पर सरकारी प्रतिभूतियों का जब भी RBI क्या करेगी, क्रय करेगी, मान लीजिए खरीदेगी, ठीक है, क्रय मतलब कि क्रय करेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मार्केट के अंदर पैसा चला जाएगा और GSEC उसके हाथ में आ जाएगा। वहीं अगर सेल कर दे मतलब कि उसको बेच दे, तो ऐसी स्थिति में पैसा RBI के पास में चला जाएगा और वस्तु जो होगी मतलब कि जो आपका GSEC है वो मार्केट में चला जाएगा। बस उसी के बारे में आपसे पूछा है, बस और कुछ नहीं है। ये मौद्रिक नीति जो होती है RBI एक्ट 1934 का जो आप देखोगे सेक्शन नंबर 45ZB है, उसके तहत इसको गठित किया जाता है। 6 सदस्य होते हैं इसमें। बताना आपको करेक्ट आंसर क्या है। चलिए 23 का 3 सदस्य गवर्नमेंट्स के होते हैं, 3 RBI के होते हैं। RBI के इसमें गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सरकार से इसमें खासतौर पर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले होते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर इसके अंतर्गत होते हैं जो अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए 24, ये कह रहे हैं सकल राजकोषीय घाटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो बजट है, ये आपको बहुत पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो आपका सकल राजकोषीय घाटा, कुल व्यय से राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण सर्जन पूंजीगत प्राप्तियां दोनों को हटाकर ज्ञात किया जाता है। ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए इससे इजी कुछ क्वेश्चन हो सकता है, बताइएगा। बिल्कुल आपसे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो फिजिकल डेफिसिट है वो क्या है, आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, किसमें टोटल एक्सपेंडिचर है राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण सर्जन, जो आपका NDTCL होता है, नॉन जो आपका ऋण है, ठीक है, गैर ऋण प्राप्तियां, उन दोनों को घटाकर ज्ञात किया जाता है। किसमें से, कुल व्यय में से। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटे में से सकल ब्याज देताओं को घटाने से प्राप्त होता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, C सभी दोनों और D ना तो एक नहीं दो। देखिए पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि जो प्राथमिक घाटा होता है उसमें अगर हम बात कर लें, प्राथमिक घाटे में इसमें राजकोषीय घाटा में से क्या करते हैं हम, राजकोषीय घाटे में से निवल ब्याज दायित्व, किसको, शकल नहीं होता है ये, निवल ब्याज दायित्व, जहां पर निवल ब्याज दायित्व में निवेश जो घरेलू निवेश होता है, ठीक है, उसके परिव्यय पर सरकार को ब्याज प्राप्तियों के द्वारा जो अदायगी होती है और प्लस शेष राशि इसके अंदर जोड़ी जाती है, ठीक है। ये देता है तो, लेकिन शेष को इसमें जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको खासतौर पर ये देखने के मिलेंगे बजट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 25-25। क्वेश्चन है आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब देखो सोवरेन जो गोल्ड बॉन्ड है ये जारी किए गए थे, ठीक है, इनको लाया गया था भारत सरकार ने
गोल्ड को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार 2015-16 में, ठीक है, तत्कालीन गवर्नमेंट 2015 और 16 में ये आपके सोवरेन जो गोल्ड बॉन्ड है इनको लेकर के आई थी कि बॉन्ड जारी करेंगे, पैसा जो सोना है वो मार्केट में आएगा और लोगों के पास में जो सोना रखा हुआ है, फिर भारत का जो इंपोर्ट है, ठीक है, गोल्ड को लेकर के वो कम हो जाएगा, इंपोर्ट बिल में कमी आएगी। तो ये बड़ा उद्देश्य था, परंतु ये इतनी योजना फलीभूत नहीं हुई। पहला, इन्हें सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, मतलब कि इनको क्या करती है, आरबीआई जारी करती है, बात सही है, ये चली नहीं है स्कीम, बहरहाल ये बात सही है। दूसरा है, इन बॉन्ड पर मूल्य सोने के मूल्य से संबंध होता है, मतलब कि जो मूल्य होगा, प्राइस होगा, उसका जो प्राइस होगा वो सोने से संबंधित होगा, बात एकदम, क्योंकि भी आपका गोल्ड के ऊपर बॉन्ड जारी किया जा रहा है और आप पैसा जो लगा रहे हैं, ठीक है, किसमें, बॉन्ड में। तीसरा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर इनका व्यापार होता है। देखो, इन पे दोनों का व्यापार होता है, ये बात एकदम सही है, क्योंकि केंद्र बजट 2015-16 में इसको लाया गया था, इसको बहुत लोकप्रिय बनाने का प्रयास भारत सरकार ने करा। लेकिन गोल्ड का जो बिहेवियर है आज आप देख रहे हैं, महिलाओं का भारतीय, क्योंकि कल्चर में, हिंदुत्व में देखा होगा आपने कितना आभूषण लोग पहनते हैं, ये दादी ने, परदादी ने, इसकी सास की सास ने दिया, तो इसको ऐसे कुछ एक परंपरा होती है। तो ये तीनों बातें यहाँ पर सही हैं। पूछा है कि सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहोगे महोदय इसमें तीनों सही है, मतलब कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 26, निम्नलिखित पर विचार करें, जैसे व्यक्तिगत आय हो सकती है, नंबर 2 देश के भीतर वस्तुओं का उत्पादन, 3 अन्य देशों से आयात, और चौथा है सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर शुल्क। उपयुक्त में से कितने सरकार के लिए कर राजस्व के स्रोत हो सकते हैं, मतलब कि जो आपका कर राजस्व है, ठीक है, आपका टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन अब कितने हो सकते हैं इसमें से आपको बताना है, ठीक है, कर राजस्व के लिए। देखो, एक तो होता है पर्सनल इनकम, उस पर भी आपका क्या है, टैक्स लगता है। देश के भीतर वस्तुओं का उत्पादन, देखो जब देश के भीतर वस्तुओं का उत्पादन होता है तो ये खास तौर पर आपका प्रोडक्ट टैक्स इस पे लगता है और प्रोडक्ट ही सब्सिडी मिलती है। तो ये मैं कहूँगा ये खास तौर पर प्रत्यक्ष रूप से आना चाहिए, गैर प्रत्यक्ष रूप से आना चाहिए, ठीक है। अन्य देशों से आयात, देखो अन्य देशों से जो आयात होता है, जैसे कस्टम ड्यूटी आप लगा रहे हैं, तो ये तो इसमें आएगा नहीं। सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर शुल्क, ये भी लगता है, तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा ये इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका केंद्र सरकार के गैर राजस्व से प्राप्तियों में केंद्र सरकार के द्वारा जैसे जो जारी ऋण ब्याज प्राप्ति होती है, मान लीजिए उस पर जो, ठीक है, होगा, तो इसमें सरकार के निवेश से प्राप्त लाभांश पर लाभ कर और सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर शुल्क और अन्य प्राप्तियां आदि शामिल हैं, और इसके अंतर्गत विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले नगद सहायता अनुदान भी शामिल होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। अन्य देश से आयातित भी होगा, देश के भीतर वस्तुओं का उत्पादन पर जो लगने वाला कर है, क्योंकि कर राजस्व को की राजस्व प्राप्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और काफ़ी समय तक व्यक्तिगत आय है, फर्मों के लिए निगम कर होता है, अप्रत्यक्ष कर होते हैं, जैसे उत्पादन कर होता है, क्योंकि उत्पादन जो कर होगा ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है और उसको जीएसटी में आप शामिल करते हैं। तो दूसरा गलत है इसमें, सॉरी, पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, दूसरा गलत है क्योंकि ये जीएसटी का मुद्दा हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो पूछ रहे हैं कितने सही हैं, ठीक है, तो कितने हैं ऐसे, आपको हो गए इसमें 3 हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको भी पूरा आनंद इस टेस्ट में आ रहा होगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, मतलब कि एनएसडीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास है। नंबर 2, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। नंबर 3, इसका मुख्य उद्देश्य कौशल विकास से संबंधित सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना और संचालन करना है। और ये पूछ रहे हैं आपसे कि उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं, केवल 1, केवल 2, सी सभी तीनों, डी कोई नहीं। वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर बताएं। बच्चे देखिए, आप आवश्यक रूप से बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, एनएस जो आपका डीसी इंटरनेशनल द्वारा G2 और G2 इसको कहा जाता है, इसको 1 सेकेंड, सॉरी,
G2G के रूप में भी इसको जाना जाता है, क्योंकि सरकार से सरकार, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट समझौते के तहत में भारतीय श्रमिकों को इजराइल से आवाजाही को सुगम बनाया जा रहा है। ठीक है, इजराइल से क्या है, जो श्रमिक हैं उनको सुगम बनाए जाने के लिए इसको राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को बनाया गया। ये गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। इसकी स्थापना जुलाई 2008 में की गई थी और ये कंपनी अधिनियम 1956 का सेक्शन नंबर 25 के तहत स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहला तो स्टेटमेंट क्या है, जिसका पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास है। देखो, अगर हम इसके भागीदारी की बात कर लें तो ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है, पीपीपी मॉडल पर ये आधारित है। तो पहला इसमें गलत है, पूर्ण नहीं है, ये एक शब्द है पूर्ण। ठीक है, इसमें 50% आप देखोगे शेयर, जैसे 49% शेयर आधिकारिक हैं, 49% तो शेयर आधिकारिक हैं और 51% जो शेयर हैं अगर हम उसको देखें तो पूंजी निजी क्षेत्र की बात करता है। ये किसका है, ये गवर्नमेंट्स का है 49%, और 51% की बात कर लें तो ये पीपीपी पर आधारित है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कौशल विकास से संबंधित सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना और संचालन करना। कौशल विकास को उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा एक नोडल एजेंसी है। तो यहाँ पर तीसरा और दूसरा सही है। कितने सही पूछे थे आपसे, तो आप कहोगे इसमें केवल 2 सही थे, दूसरा और तीसरा, पहला इसमें गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। जब आप मार्केट पढ़ते हैं तो मार्केट में 2 मार्केट आप पढ़ते हैं, एक होता है आपका मनी मार्केट, एक होता है आपका कैपिटल मार्केट। ठीक है, पूंजी मार्केट शॉर्ट टर्म होता है, जो आपका मनी मार्केट होता है, मतलब कि 1 वर्ष से कम होता है। किससे, 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होता है। इसमें बैंक होते हैं। ठीक है, और इन सब के अलावा इसको भी 2 भागों में बांटते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, संस्थागत गैर संस्थागत। संस्थागत में बैंक हो जाएंगे, एनबीएफसी हो जाएंगे, ठीक है, ये सब हो जाते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएंगे, और अनऑर्गेनाइज के अंदर इसमें साहूकार, जमींदार या रिश्तेदार आ जाएंगे। वहीं जो कैपिटल मार्केट होता है, इसमें खासतौर पर आप देखोगे इसमें जीसैक वगैरह जारी किए जाते हैं, इक्विटी पीआईओ जारी किए जाते हैं जब कोई भी लेकर के आती है कंपनी। ये 2 भाग होते हैं इसकी, एक प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट में जब प्रथम बार कोई भी कंपनी अपना शेयर लेकर के आती है उसको जारी करते हैं। अब उसी शेयर को जब दोबारा पुनः बाजार में लाया जाता है उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। यही होता है आपका, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक है, जो आपकी कैपिटल मार्केट होती है जिसको पूंजी का मार्केट या पूंजी बाजार कहते हैं। बस ये इसमें चीज़ें आपको समझनी है। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, बाकी का क्वेश्चन से आप समझ जाओगे। पूंजी बाजार ऋण के साथ साथ इक्विटी या फिर आप देखोगे लिखतों में भी व्यापार करते हैं। नंबर 2, जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक पत्र पूंजी बाजार में व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियां हैं। कौन सा, एक तो जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक प्रपत्र। तीसरे में कह रहे हैं कि मुद्रा बाजार की तुलना में पूंजी बाजार में सार्वजनिक भागीदारी सीमित होती है। मतलब कि इससे इसकी कंपेयर करके भी इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। पूछा आपसे कितने सही हैं, तो आप बताएंगे इसमें कितने सही हैं। देखो, जब हम पहले की बात कर लें, ये जो आपका कैपिटल मार्केट होता है इसमें ऋण के साथ साथ इक्विटी, मतलब कि इक्विटी खाते और व्यापार भी इसमें करते हैं, ये बात एकदम सही है। जो जारी की जाती है, कोई कंपनी अपनी इक्विटी लेकर के आ गई शेयर मार्केट में, ठीक है, लिस्टेड कंपनी है तो वो अपना शेयर लेकर के आ गई, पीआईओ लेकर के आ गई वो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें जमा प्रमाण पत्र और उसके साथ साथ वाणिज्यिक पूंजीगत, ये सब इसमें प्रतिभूतियाँ नहीं आती हैं। और मुद्रा बाजार की तुलना में इसमें आप देखो सीमित नहीं होता है, क्योंकि ये 2 मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट फर्स्ट टाइम सेल जब होता है सिक्योरिटी का या आईपीओ का, इसको इनिशियल पब्लिक्स ऑफर कहते हैं। कंपनी सेल करती है, जैसे इंटरवर्टर करती है या फिर कंपनी फिक्स्ड प्राइस करती है, फर्म राइजेस या फाउंडर फोर्थ, इसे लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सेकेंडरी मार्केट इसी से एक्साइटिंग सिक्योरिटी, ठीक है, बजट एंड शोल इसके अंदर होगा, इन्वेस्टर सेलर और इन्वेस्टर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती रहती हैं, इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी का मनी मार्केट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मनी मार्केट के अंदर जैसे कॉमर्शियल बिल आ जाएगा, इसमें कॉमर्शियल आपके पेपर ETC आ जाएंगे, जनरल पब्लिक पार्टिसिपेशन इस लिमिटेड इसके अंतर्गत आ जाता है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसके अंदर आते हैं। RBI प्राइमरी रेगुलेशन के रूप में इसमें काम करती है, ठीक है, जो कि आपका मनी मार्केट होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि कितने सही सुमेलित हैं, तो आपको होगी केवल और केवल इसमें पहला जो है, पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा इसमें गलत है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक, ओनली वन। कितने सही हैं? ओनली वन। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, और ये भी इकोनॉमी से, क्योंकि फुल टेस्ट ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। निम्नलिखित कथनों पर, स्थितियों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, भारत में ब्याज दरों में कमी। अब वही क्वेश्चन है जैसे आपसे पूछा गया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो मैंने अभी बताया था आपको, विस्तारवादी संकुचित, ये सारी चीज़ें आरबीआई एक्ट 1934, और उसका सेक्शन नंबर आप देखोगे 45 बी और जेड के तहत इसमें जारी किया जाता है। 6 मेंबर्स होते हैं। अगर मान लीजिए किसी मंथ में अगर जीरो है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की उसमें जीरो, तो उसमें ब्याज दर जीरो रहेंगे, ठीक है। पहला है भारत में ब्याज दरों में कमी। दूसरा, विदेशी वस्तुओं की मांग में कमी। तीसरा है भविष्य में विदेशी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि की संभावना। उपयुक्त परिस्थिति में कितनी भारतीय रुपए के अधिमूल्यन का कारण बन सकती है। देखो, भारतीय मूल्य के अधिमूल्य का मतलब होता है कि विनिमय दर से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। विनिमय दर मतलब कि विनिमय दर का मतलब होता है कि $1 कितने रुपए के बराबर है, ये पूछा जाता है। जैसे भारत का आज 1 रुपया, ठीक है, भारत का आज आप देखोगे, सॉरी, $1 की अगर हम बात कर लें, $1 बराबर भारत का कितना है? लगभग 87 रुपये के आसपास है। तो हम कहेंगे 1 रुपया बराबर कितना? 1/87, ऐसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। इतना $1 बराबर इतना। तो जब आप देखोगे विनिमय दर की बात की जाती है, अब उसी पर ये पूछ रहा है, ठीक है। भारत के लिए ना तो ये बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए डॉलर बढ़ जाए बहुत अधिक मात्रा में तब घाटा, घट जाए तब घाटा, इसके प्राइस थोड़े से रहने चाहिए। पहला है कि भारत में ब्याज दरों में कमी। अब जरा मुझे बताओ, जब भारत में ब्याज दरों में कमी हो जाएगी, प्यारे बच्चे, जब भारत में जो ब्याज दरें हैं, ब्याज दरें निम्न, जब ब्याज दरें होंगी तो विदेशी निवेशक हतोत्साहित होते हैं, और जब उनको ब्याज ही नहीं मिलेगा तो घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या कह रहे हैं कि अधिमूल्य होगा। नहीं, ब्याज दरों में कमी करने से विदेशी निवेशक नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो इन्वेस्ट तब करेंगे ना आपके यहाँ पर, आपकी मुद्राओं में। देखो, कोई भी इन्वेस्टर आता है, कोई भी एंजल फंड्स या फिर कोई भी आपका एफडीआई या पीआई लेकर के आ रहा है, तो उसका उद्देश्य है लाभ कमाना। और लाभ कब कमाएगा? आपके यहाँ पर इंटरेस्ट मिले, और उस पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो ये तो गलत है। विदेशी वस्तुओं की मांग में कमी, ये बात एकदम सही हो जाएगी, क्योंकि इससे क्या होता है, विदेशी वस्तुओं की मांग में कमी इसलिए हो जाती है, विदेशी मुद्रा के लिए कम रुपए का भुगतान करना होता है। जब अधिमूल्य होगा ना, तो जो विदेशी वस्तु की है उसकी मांग कम हो जाएगी, और आपके रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। घरेलू मुद्रा के अधिमूल्य इसलिए होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो दूसरा तो इसमें सही है। तीसरे में कह रहे हैं कि भविष्य में विदेशी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि की संभावना। एक व्यक्तित्व ऐसा हो सकता है, ऐसी एक संभावना व्यक्त की जा सकती है, ठीक है, लेकिन इसको हम खारिज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं स्पेकुलेशन, मतलब कि सट्टेबाजी, आप उसको इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। तो ये बात सही है कि यदि अधिमूल्य होगा, भारत के रुपए की वैल्यू बढ़ेगी डॉलर के मुकाबले, तो उससे क्या होगा? विदेशी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि की संभावना होगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। क्यों होगी? क्योंकि आपका फॉरेक्स जो रिजर्व है वो बढ़ा रहेगा। अब आपको कोई वस्तु, मान लीजिए आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप इसको यूँ समझें, जब आप इंपोर्ट करते हैं, अब आपके रुपए की वैल्यू बढ़ गई है, तो आपको अब डॉलर जो है वो क्या करने पड़ेंगे, क्योंकि सबको डॉलर देने होते हैं विदेशों में, तो आपको डॉलर अब कम देने पड़ेंगे। तो आपके यहाँ पर विदेशी जो मूल्य है, मुद्रा है, उसके मूल्य की वृद्धि की संभावना हो जाती है। गॉट इट? चलिए, तो यहाँ पर कितने सही पूछा है, कौन से कारण बन सकते हैं, तो यहाँ पर दूसरा तीसरा सही है, तो इसमें केवल 2, मतलब कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका आंसर तो मुझे आपसे ही पूछना है। बताइएगा, एक 30 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग, मतलब कि IHRC का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। बताइएगा, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, कोई इसमें समझाने की ऐसा इशू नहीं है। बताइएगा 30 का क्या आंसर आपके हिसाब से होगा? ए, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्टर, बी, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, सी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, और डी, केंद्रीय संस्कृति मंत्री। बताइएगा किसके द्वारा इसको किया जाता है, ठीक है, डी का बताना है आपको। नेक्स्ट, स्पेशल इकोनॉमी जोन है बच्चे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, ये अब इस क्वेश्चन को वो स्टूडेंट्स ज़्यादा कर पाएगा जिसकी जो प्रिपरेटिंग है मेंस के अकॉर्डिंग होगी। जिस स्टूडेंट्स ने मेंस को ध्यान में रख करके तैयारी की होगी ना, प्रीलिम्स को भी और मेंस को, यूपीएससी खास तौर पर, तो वो स्टूडेंट्स स्पेशल इकोनॉमी जो जोन होते हैं उसको लेकर के
क्या कर देगा, आंसर करेक्ट दे देगा। देखिए 3 स्टेटमेंट है। पहला, स्पेशल इकोनॉमी जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत संचालित होते हैं। क्या ये इसके तहत होते हैं, 2005 के तहत होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं स्पेशल इकोनॉमी जोन स्थापित करने की शक्ति केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास होती है। तीसरे में कह रहे हैं इसे व्यापार संचालन, शुल्कों और प्रशुल्कों की दृष्टि से एक विदेशी क्षेत्र माना जाता है। उपयुक्त में से कितने सही हैं, केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताएं राइट आंसर वीडियो को पोस्ट करके। अपने करेक्ट आंसर जरूर बताते चलें कि इतने अटेम्प्ट किए, इतना खोया, इतना पाया। ठीक है, चलिए देखिए आप देखोगे स्पेशल जो इकोनॉमी जोन है ये क्यों बनाए गए, ये होते हैं स्पेशल इकोनॉमी जोन। अब यहाँ पर रोड बना दिए गए हैं ये। अब जैसे ये रोड है तो यहीं पर क्या होंगे, बहुत सारे इंडस्ट्री, ये गलियारे बना दिए गए हैं और भारत में कई गलियारे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। अब यहीं पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी लगेंगी। अब इसका एक अलग जोन हो गया और इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा किसी पोर्ट से, शिप से, बंदरगाह से, ठीक है, या किसी भी ऐसे ट्रांसपोर्ट वाले रीजन से। ये एक ऐसा जोन बन गया, यहाँ पर इकोनॉमी एक्टिविटीज इतनी अधिक होंगी, रोजगार के अवसर बेचा। तो ये खासतौर पर आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत सही है और इसका स्थापित करने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसकी जो पावर्स होती है दोनों के पास होती है और इसे व्यापारिक संचालन, शुल्कों और प्रशुल्कों की दृष्टि से एक विदेशी क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन जो कंपनी होती हैं वो भी अधिक मात्रा में देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि यहाँ पर सी, इसका तीनों बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 32, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मूल्य स्थिरता। दूसरा, आर्थिक समृद्धि। तीसरा, रोजगार सृजन। उपयुक्त में से कितने राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं। किस किस ने बजट पढ़ा है बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। अगर बजट पढ़ा है तो इसका राइट आंसर अब आपसे ही लूंगा। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का बताएं। राजकोषीय नीति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, राजकोषीय नीति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आईएमएफ के अनुसार राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कराधान के उपयोग की विधि होती है। सरकारें राजकोषीय नीति का उपयोग सुदृढ़ और संधारणीय विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए करती हैं। हालांकि वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान राजकोषीय नीति की भूमिका एवं उद्देश्यों को तब प्रमुखता प्राप्त हुई जब इस दौरान सरकारों ने वित्तीय प्रणालियों का समर्थन करने और विकास की गति को सुविधा वर्गों के संकट के प्रभाव को कम करने के लिए उपयोग किया गया। भारत में राजकोषीय नीति का उद्देश्य आर्थिक समृद्धि, मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार और बेरोजगारी को कम करना, ऐसी कई चीज़ें, मुद्रास्फीति को कम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, कई सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। मूल्य स्थिरता, तो बताएं इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स करें। मैंने सारा 360 डिग्री आपको रिवाइज करवा दिया। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संकुचित मौद्रिक नीति के रूप में जाना गया है। अब मैंने आपको बताया संकुचित मौद्रिक नीति, इसका आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा बच्चे। आप कहोगे सर आप नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। देखिए अभी मैंने आपको इस पे क्वेश्चन करवा दिया, आपको इन्फ्लेशन वाला क्वेश्चन करवाया, वहाँ पर पूर्ण रूप से बताया आपको। SRR देखो बैंक रेट होती है, बैंक रेट होती है, उसके साथ साथ रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होती है, SLR होता है, SDF होता है, CRR होता है, ठीक है, ALF कॉरिडोर होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। जब संकुचित मौद्रिक नीति होगी तो इन सब में वृद्धि कर देगी, मतलब कि इसकी दर को बढ़ा देगी, ब्याज दर को RBI, बस यही आपको बताना है। पहला, करेंसी नोट। दूसरा, व्यावसायिक बैंकों द्वारा रखी गई निवल मांग जमाएं। तीसरा, व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर। ये पूछा है संकुचित मुद्रा का रूप है, संकुचित मुद्रा। अब मैंने ये भी आपको बताया है, चलो मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैंने आपसे समझा कि मौद्रिक नीति से क्वेश्चन पूछा है, बट ये संकुचित मुद्रा पूछ ली है। याद कीजिए संकुचित मौद्रिक नीति मैंने अभी आपको इस पे क्वेश्चन करवाया, इस पे ही करवाया इसी क्लास में। M0 बताया था कि नहीं, M0 बताया, M1, M2, M3, M4, मैंने ये बच्चों सारे क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन पूछा। अब तो आपको और भी, अब तो आपको डांट लग, अब तो भाई आपसे क्वेश्चन बनता ही है, क्योंकि मैं करवा चुका हूँ। बताइएगा, संकुचित मौद्रिक नीति वह संकुचित मुद्रा होती है जिसको आप मार्केट में जल्दी से जल्दी बना सकते हैं और उससे तरल होती है, सबसे ज़्यादा तरल। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक संगठन मतलब कि GANHRI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार
उच्चायुक्त कार्यालय के अधीन कार्य करता है। नंबर 2, भारत इसका एक सदस्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के वैश्विक संगठन को लेकर के क्वेश्चन पूछा है। देखिए बताइएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। M1 में CUDD आती है, डाकघर की बचत M1 M2, M3 में M1 प्लस व्यावसायिक और M3 वो सब सारी चीज़। बताओ, आपसे पूछना था वो क्वेश्चन मुझे, बताइएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्च कार्यालय के अधीन कार्य करता है, नहीं, ये गलत है। क्योंकि ये खास तौर पर ये जो काम करता है, क्योंकि एक गैर लाभकारी संगठन है और ये विश्व भर के राष्ट्रीय मानवाधिकार इसमें शामिल किए गए। ठीक है, इसमें कौन शामिल किए गए हैं? संयुक्त राष्ट्र नहीं है, इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान है। इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स जो इंस्टीट्यूशन है ये शामिल है। इसमें UN नहीं है, यूनाइटेड नेशन नहीं है। इसका भारत इसका सदस्य है, बिल्कुल भारत इसका सदस्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारत इसका सदस्य है। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। विश्वसनीयता में वृद्धि, मानवाधिकारों को बेहतर करना, वैश्विक प्रभाव को आगे बढ़ाना, कई सारी चीज़ें भारत की इसमें रखी गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भुगतान संतुलन में विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट इसको कहते हैं। अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूं तो ये बनाया गया था 1969 में बना था और इसमें लगभग 5 मुद्राएं शामिल थी। जैसे अगर हम देखें, क्योंकि ये IMF, खासतौर पर IMF के द्वारा एक संस्था के रूप में एक ऐसी मुद्रा को काल्पनिक मुद्रा के रूप में इसको गठित किया गया और इसका उद्देश्य लगभग 5-6 मुद्राएं इसके अंदर शामिल की गई हैं। जैसे अमेरिकी डॉलर है, ठीक है, यूरो है, चीन का रेनवेन भी है, जापान का येन है, ब्रिटिश का पाउंड है, जिसको स्टर्लिंग या वॉस्किट आदि इसके रूप में रखते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संरक्षित परिसंपत्ति है जिसे IMF द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के रूप में बनाया जाता है। बात एकदम सही है। दूसरे में कह रहे हैं SDR का मूल्य 4 की बात कर रहे हैं। ये 4 प्रमुख मुद्राएं हैं, अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीन रेमनबी नहीं और पाउंड। यहाँ पर पाउंड भी आएगा बच्चे। ठीक है, ये जापानी येन की बास्केट की बात कर रहे हैं तो पाउंड और आएगा, ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन का पाउंड और आ जाएगा। वही पाउंड जब औपनिवेशिक शासन काल था भारत में, ये पाउंड ही चलता था। उस समय डॉलर और पाउंड की वैल्यू एक ही होती थी भारतीय मुद्रा की। तो आप देखोगे ये विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो खासतौर पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहला इसमें सही हो जाएगा। कौन सा सही पूछा है? ए इसका राइट आंसर होगा, इसमें दूसरा गलत हो जाएगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। ऐसा क्वेश्चन फिर से आएगा, आपसे करवाएंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है जमाखोरी और सट्टेबाजी, दूसरा अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, तीसरा कृषि उपज की प्रशासित कीमतों में वृद्धि। अब तो देखिए 12 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स है, अब तो टैक्स देना ही नहीं है 12 लाख तक। उपयुक्त में से कितने लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न करते हैं? मतलब कि ये पूछ रहा है कि इन्फ्लेशन को कैसे लागत के अनुसार करते हैं। जैसे जमाखोरी सट्टेबाजी बिल्कुल होगा। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, देखो अप्रत्यक्ष कर, जब आप अप्रत्यक्ष कर को बढ़ावा देंगे, जब आप अप्रत्यक्ष कर को इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ावा देंगे, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? GST। और GST किस पे लगता है? वस्तु पे, गुड्स पे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये, सर्विस पे। तो ये तो आपको समझ में आया। तो ये खासतौर पर किसी वस्तु की प्रोडक्ट, तो ये भी क्या कर रहा है, जब टैक्स आपका बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, लागत बढ़ रही है। और जब टैक्स लग जाएगा, मान लीजिए 10 रुपये की वस्तु है, उस पर 1 रुपये और लगा दो, पहले 10 की बिकती थी, अब 1 और वो प्रॉफिट कमाएगा, 1 का तो 12 की देगा आपको, है कि नहीं? तो उससे लागत बढ़ी, मुद्रास्फीति बढ़ी। तीसरे में कह रहे हैं कि कृषि उपज में प्रशासित कीमतों में वृद्धि। बिल्कुल, अगर कृषि जो उपज है उसकी प्रशासित कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो उससे भी जो आपके कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें तीनों बातें सही हो जाएंगी। पूछा था आपसे सही, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका, आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार करें। पहला,
अवितरित लाभ, दूसरा निगम कर कारपोरेट टैक्स जिसको कहते हैं, परिवारों द्वारा की गई निवल ब्याज अदायगी। वैयक्तिक आय की गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय से उपयुक्त में से कितनों को घटाया जाना चाहिए? केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, कोई नहीं। बताइएगा करेक्ट आंसर 37 का राइट आंसर क्या होगा? मतलब कि कितनों को घटाना है ये आपको बताना है। किस में से? वैयक्तिक आय की गणना करनी चाहिए तब। जैसे आप देखोगे कारपोरेट टैक्स ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से घटता ही है भाई। परिवारों द्वारा की गया निवल ब्याज अदायगी, बिल्कुल अगर उन्होंने कोई टैक्स वगैरह उनको पे करना है, ठीक है, जो ब्याज है उसकी अदायगी करनी है। ये कह रहे हैं अवितरित लाभ। अवितरित का लाभ का मतलब क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूट्स जो प्रॉफिट होता है जिसको यूपी के नाम से जाना जाता है। मतलब कि आप देखोगे खास तौर पर लाभ का एक अंश उत्पादन के कारकों के बीच में वितरित होता है जब राष्ट्रीय आय फर्मों और सरकारी उद्यमों द्वारा अर्जित की जाती है, तो उसी में लाभ का अंश उत्पादन के कारकों के बीच में वितरित होता है जिसको अवितरित लाभ या फिर अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स कहते हैं। व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम से प्राप्त होने में हमें एनआई में यूपीआई को घटाना होगा, और क्योंकि यूपीआई परिवारों को उपार्जित नहीं होता है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत आय की गणना में, बिल्कुल ये सही बात है, व्यक्तिगत आय की गणना में इसको हम करते हैं। व्यक्तिगत आय में आप देखोगे पीआई पर्सनल इनकम होता है, इसमें एनआई होगा नेशनल इनकम, अविरत लाभ होगा, परिवारों द्वारा की गई जो निवल ब्याज अदायगी होगी, निगम कर कारपोरेट टैक्स, और प्लस सरकार और फर्मों परिवारों को की गई जो अदायगी होती है सब्सिडी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी का राइट आंसर हो जाएगा, तीनों बातें सही हो जाएंगी। नेक्स्ट बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 38 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का राइट आंसर आएगा 38 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वेतन भोगियों की क्रय शक्ति में कमी। दूसरा, पूंजी की लागत में वृद्धि के कारण ऋण संकट। तीसरा, मुद्रा का मूल्य ह्रास। उपयुक्त में से कितने मुद्रास्फीति के प्रभाव हैं? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट्स करें, इसका आंसर आप कमेंट्स करें, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मुद्रास्फीति आपने पढ़ी है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब वस्तु के सापेक्ष मुद्रा की वैल्यू कम हो जाए। आज वही 10 रुपये का पेन आपको कल 15 रुपये में मिलने लगे, एक पेन 15 का जो 10 का मिलता था, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया? एक पेन की वैल्यू बढ़ी जबकि मुद्रा की जो वैल्यू थी कम हो गई, वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई। कितनी? 5 रुपये कम हो गई। तो इसलिए आपको 5 और डालने पड़े। आपको बेसिकली दे कितने रहे हो? 15, लेकिन वैल्यू किसके बराबर होगी? 10 के, क्योंकि पेन 1 रुपये, आपको जो एक पेन मिलता था 10 का मिलता था, अब वो कितने का है? 15 का। 10 रुपये की वैल्यू कितनी होगी? आधी। अब आपको और डालने पड़े 5, तब जा करके एक पेन आपको मिला। ठीक है, ये होती है सर इन्फ्लेशन। तो वेतन भोगियों की क्रय शक्ति में कमी, जो वेतन भोगी होते हैं ना, जो वेतन भोग रहे हैं, तो उनकी क्रय शक्ति में क्या हो जाएगी? निश्चित रूप से आप कहोगे क्या होगा? बताइएगा। कमी हो जाएगी। पूंजी की लागत में वृद्धि के कारण ऋण का संकट बढ़ेगा, बिल्कुल, और मूल्य का ह्रास होगा। जो मुद्रा है उसका जो मूल्य है उसका ह्रास होगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर, धन शोधन निवारण अधिनियम मतलब कि PMLA, इस पर क्वेश्चन 2018 आई थिंक, अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूँ तो 2018 या फिर 19 में क्वेश्चन UPSC ने यहाँ से पूछा है PMLA से। यह अधिनियम अभियुक्त पर जमानत की गई मांग करते समय स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का दायित्व डालता है। 2, यह अधिनियम अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की की अनुमति देता है। PMLA के तहत अपराधों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय मतलब कि ED उत्तरदायी है। और पूछा गया है आपसे उपयुक्त में से कितने सही हैं? केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, और डी कोई नहीं। बताएं वीडियो को पोस्ट करके 39 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए, धन शोधन निवारण अधिनियम पूछा गया है आपसे। आइए देखिए, एक एक स्टेटमेंट्स से आपसे पूछने का प्रयास करेंगे। देखो, हाल ही में क्या हुआ था, कई ऐसी चर्चाएं आपको देखने को मिली थी। नई दिल्ली का खासतर ये किस्सा रहता ही है, जैसे अरविंद केजरीवाल के प्रति ED के छापे, ये सारी चीज़ें वो PMLA का ही तहत में रखा गया। क्योंकि दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली की आबकारी जो उत्पाद शुल्क घोटाला मामले को लेकर के एक VRS के नेता कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, और इसीलिए न्यायाधीश कावेरी और बावेजा ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम जो आपका PMLA है कि जमानत प्रावधान में महिलाओं को जमानत देने का जो मुख्य प्रमुख अपवाद है वह न्यायालय के लिए अनिवार्य और बाध्यकारी नहीं है। पहली बात तो याद रखना, ठीक है।
दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पीएमएलए की जमानत के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ये भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी के विपरीत है, जहां पर योजना पक्ष एक सबूत का भार वहन करता है। पीएमएलए के तहत निर्दोष सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर होता है। इसे जमानत प्राप्त करने के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। मतलब कि अगर मैं ही इस केस में हूं तो मुझे ही सारे प्रमाण जुटाने पड़ेंगे, ये ध्यान में रखना। तो पहला सही। यह अधिनियम अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की की अनुमतिता बिल्कुल देता है सर, बिल्कुल करेगा, जांच करेगा। और इसमें अपराधों की जांच के लिए एक ईडी बनाई गई है जिसको प्रवर्तन निर्देशालय, और ईडी को एक बार पढ़ लीजिएगा महोदय, पढ़ लीजिएगा कहने से ईडी को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको फायदा देगी ईडी। ठीक है, कल को क्वेश्चन पूछ लिया तो कहोगे कि सर सही बता रहे थे, तो ईडी को एक बार आवश्यक रूप से पढ़िएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों बातें सही हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4040। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं पहला और दूसरा। देखिए, ये कह रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करने के लिए उपभोग एवं पूंजीगत वस्तु दोनों को उपयोग में किया जाता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। किसी वित्त वर्ष में किया गया एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम बाजारिक मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। बस डेफिनेशन दे दी है, आंसर बता दीजिएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कुल उत्पादन का एक हिस्सा जिसमें पूंजीगत वस्तुएं भी शामिल होती हैं और किसी अर्थव्यवस्था का सकल निवेश होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? 40 का राइट आंसर दें। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा। मैं कहूँगा इजी में से इजी क्वेश्चनों को अगर रखें तो जीडीपी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कमेंट्स करें बच्चे, बताएं। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों। मैं छोटा कर देता हूँ, आपको फुल क्वेश्चन दिखेगा। आई होप की विजुअलिटी अब आपको पूरी हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 41 नंबर। एक्सचेंज ट्रेड्स करेंसी डेरिवेटिव, मतलब कि आप देखोगे ETCD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक मानकीकृत वित्तीय अनुबंध है जिसका कारोबार विनियमित स्टॉक एक्सचेंज पर होता है। नंबर 2, इसे सेबी और RBI दोनों द्वारा विनियमित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर बताएं। 41 का राइट आंसर दें। क्या है? देखिए, जो आपका ETC है ये एक मानकीकृत वित्तीय अनुबंध है जिसका कारोबार विनियमन स्टॉक एक्सचेंज पर होता है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि ये खासतौर पर बुनियादी विदेशी मुद्रा जो फॉरेक्स दरों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसमें केंद्रीकृत व्यापार होता है, मानवीयकरण की, लाभ की, हेजिंग जैसे जोखिम सुरक्षा को आदि पर काम करता है। यह सेबी और RBI दोनों द्वारा विनियमित होता है। यही तो बात इसमें देखने के लिए ज़्यादा मिलती है और ये इसलिए चर्चाओं में रहता है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं आप देखोगे सेबी काम करती है, RBI, यहाँ पर दोनों काम करती हैं, सेबी और RBI। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। भारत में मुद्रास्फीति के माप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब कि इन्फ्लेशन को कैसे मापा जाता है। पहला, थोक मूल्य सूचकांक WPI का आकलन चयनित वस्तुओं और सेवाओं के थोक कीमतों के आधार पर किया जाता है। देखो, WPI में केवल और केवल स्टूडेंट्स आप देखोगे गुड्स को शामिल किया जाता है, इसमें कोई भी सर्विसेज शामिल नहीं होती है, ध्यान में रखना। और यहाँ पर सेवाओं के साथ नहीं, सेवाओं के साथ नहीं होता है, ये ध्यान में आपको रखना है। यही तो वो चीज़ें होती हैं। देखो, अब ये आपको कंठस्थ हो जाएंगी चीज़ें, मुझे जहाँ तक लगता है टेस्ट सीरीज में इतना मैं बता दूँ आपको कि ये कंठस्थ हो जाएंगे। वहीं ये कह रहे हैं कि वर्तमान में WPI गणना के आधार वर्ष 2011-12। बिल्कुल, WPI का तो आप देखोगे 2011-12 है, लेकिन CPI का बताइएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्या है, इसका 2012 है। और इसमें अब परिवर्तन की बात आ रही है सामने कि इसमें परिवर्तन करेगी सरकार, चेंजेस करेगी, 17-18 की उम्मीद बताई जा रही है। तीसरा है WPI का आकलन वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अधीन आर्थिक सलाहकार का कार्यालय द्वारा किया जाता है। उपयुक्त में से कितने सही हैं? केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताएं राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के बारे में क्वेश्चन पूछा है। इससे इजी और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आई होप कि, मुझे तो लगता है कि इतने इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट की बात करें, पहला गलत है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें केवल और केवल वस्तु होती हैं, सेवाएं इसमें शामिल नहीं होती हैं। जबकि जो आपका CPI है उसके अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल हैं। ठीक है, दूसरा सही है, इसमें 2011-12 है, CPI का 2012 है। ये बिल्कुल सही बात है। EO के द्वारा जो आपका वाणिज्यिक DIPE के द्वारा जो एक अधीन आर्थिक सलाहकार है,
इकोनॉमी एडवाइजर जो कार्यालय है, ऑफिसर्स है, उसके तहत ये होता है। तो इसमें दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। कितने सही पूछे हैं आपसे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। वैसे आपको सीपीआई भी पढ़ना चाहिए, सीपीआई से भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 43 नंबर। मैंने कहा ना 2 से 2.5 घंटे की ये क्लास होगी, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, बस धैर्य बना करके आपको रखना है। आप ही कहते हैं कि सर थोड़ी बड़ी क्लास लें, देखिए जबकि मैं तो 1 सवा घंटे की 1.5 घंटे की क्लास लेता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2 पार्ट में टेस्ट को लगाएं। एक पार्ट में बच्चे 5 घंटे की क्लास हो जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सामान्य स्थिति दृष्टिकोण केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार मानता है जिनके पास सर्वेक्षण की तिथि से पहले 365 दिनों की अवधि के दौरान कोई लाभदायक कार्य नहीं था। नंबर 2, वर्तमान साप्ताहिक तिथि दृष्टिकोण दीर्घकालिक खुली स्थायी बेरोजगारी के निर्धारण में उपयोगी है, किंतु मौसमी बेरोजगारी के निर्धारण में नहीं। ये बड़ा ही हमारे देश के अंदर बड़ी ही आप देखोगे कल्पनाएं देखने के लिए मिलती हैं कि बड़ा ही कटुता जैसा है ये। ठीक है, पहला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा कि सामान्य स्थिति में अगर दृष्टिकोण से आप देखें तो केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार मानता है जिनके पास सर्वेक्षण की तिथि से पहले, मतलब कि 365 दिन की अवधि के दौरान कोई भी लाभ नहीं हुआ, कोई उनको काम ही नहीं हुआ, तो ये खास तौर पर होता है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है ये भारत का तो आप विडम्बना ही है, बहुत ज़्यादा है। भारत सरकार कह रही है कि लगातार कम हो रहा है। ठीक है, इन्होंने कहा है 6% से घटकर आज हम 3.2 पे आ गए, लगभग कम हो गए। ये इनका कहना है, ये सब मानना है, ये हमारा नहीं है, ये सरकार का मानना है। और सरकार 2018-19 से बता रही है कि इतने तक हम आ चुके हैं। जरा समझिएगा, अब इन्होंने 22 और 23 की बात करी है कि इतने पर आ गए। बेरोजगारी दर हमारे देश में कम हुई है। और जब हम देखते हैं, आप देखिएगा पब्लिक प्लेस पर जाइएगा, आप कहीं कुंभ पे चले जाइएगा तो वहाँ पर चीज़ें दिख जाएंगी। दूसरा इसमें गलत हो जाएगा, वर्तमान में साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण दीर्घकालिक खुली स्थायी बेरोजगारी के निर्धारण में उपयोगी है, किंतु मौसमी बेरोजगारी का निर्धारण, ये गलत हो जाएगा डेफिनेटली गलत। क्योंकि वर्तमान में साप्ताहिक स्थिति में आप देखोगे जब सर्वेक्षण की तिथि ठीक पहले के 7 दिनों के भीतर संदर्भ में अवधि पर कार्यालय के रूप में होता है और उस व्यक्ति के वर्तमान साप्ताहिक के रूप में माना जाता है। याद रखना, यह है दीर्घकालिक खुली स्थायी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों को दर्शाता है। ये ध्यान में रखना, इसमें दोनों को दर्शाया जाता है, निर्धारण वाली भी स्थायी दीर्घकालिक की और मौसमी भी। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला इसमें सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये ध्यान में रखना। वर्तमान में दैनिक स्थिति दृष्टिकोण के तहत होती है कि किसी व्यक्ति की बेरोजगारी की स्थिति के संदर्भ में सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए मापा जाता है। एक व्यक्ति जिसे एक दिन में 1 घंटे के लिए भी कोई लाभ नहीं मिल रहा, उस दिन के लिए बेरोजगार माना जाता है। मतलब कि अगर आपने 12 घंटे का दिन है, अगर इसमें आपने 1 घंटे भी काम कर दिया तो आपको रोजगार मिल गया। ये हमारी विडंबनाएं हैं, क्योंकि आपको साक्षरता दर सुन के ही हंसी आ जाएगी। 8वीं पास तक साक्षरता दर है। जो व्यक्ति ने अपना नाम लिख लिया, बस वो भारत में पढ़ा लिखा है, या किसी व्यक्ति को कोई एक भाषा आ गई, कोई भी भाषा अगर वो पढ़ ले, समझ ले वो पढ़ा लिखा है। अब ये बड़ा ही विडंबनाएं हैं, मगर ऐसी चीज़ों को ये ध्यान में रखते हैं। तो खैर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 44 नंबर। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण मतलब कि NPPA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग मतलब कि DOP का एक संग्रहालय कार्यालय है। नंबर 2, यह औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत औषधि की कीमतों को विनियमित करता है। नंबर 3, यह वार्षिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के रूप में औषधि की कीमतों को समायोजित करता है। उपयुक्त में से कौन सा या से सही है? केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताएं राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण मतलब कि जो दवाई बनाई जाती हैं उस दवाई को लेकर के उसका जो प्राइस होगा वो क्या होगा, उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले स्टेटमेंट की बात कर लें, क्योंकि ये खासतौर पर औषधि विभाग एक संग्रहालय कार्यालय के रूप में आता है, ये बात सही है। और इसका नियंत्रण जो होता है 2013 में, क्यों ये चर्चाओं में रहा है? क्योंकि 1 अप्रैल 2024 को कुछ एंटीबायोटिक औषधि और दर्द निवारण जो है उसकी कीमतों में 0.00551% की वृद्धि देखी गई है। तो ये थोड़ा सा रहा है चर्चाओं में। इसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा बच्चे, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा, इनका जो कहने का जो तात्पर्य है, अगर आप देखें ये कह रहे हैं कि NPP थोक मूल्य सूचकांक पर आती हैं, इसके आधार पर LEM औषधियों की कीमतों में वार्षिक संशोधन होता है। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं?
यह वार्षिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के परिवर्तन के अनुरूप होती है। नहीं है, ये सीपीआई के तहत नहीं आती हैं, ध्यान में रखना है। ये गुड्स होती हैं, ये कोई सर्विस नहीं है। ये क्योंकि ये गुड्स है, मेडिसिन या औषधि एक गुड्स है, और इसमें ये डब्ल्यूपीआई के तहत आएंगी, होलसेल प्राइस इंडेक्स के तहत आएंगी, सीपीआई के तहत नहीं आएंगी। तो तीसरा इसमें गलत हो जाएगा, इसलिए आप देखोगे ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, केवल 2 इसमें सही है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। आशा मैं कर रहा हूं कि आपको पूर्ण रूप से फुल एनर्जी आ रही होगी। अब जैसे जैसे प्रीलिम्स आपका पता ही है बहुत नज़दीक है, थोड़ा सा फास्ट आपका रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, फोकस हो जाइएगा पूरे प्रीलिम्स पे, ठीक है। मेंस को इधर रख दीजिएगा ठा करके। कई बच्चे अब भी मेंस का क्वेश्चन पूछते हैं, मेंस का कमेंट्स कर रहे हैं, अरे भाई प्रीलिम्स को देखो। अब नई औद्योगिक नीति 1991 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्यों बनाई गई थी? जब एलपीजी रिफॉर्म किया गया था 1990 का, 1991 का, ठीक है, तो उसको ध्यान में आपको रखना है। एलपीजी पहला है, इसका उद्देश्य सरकारी नियंत्रण में संरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी करके सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को घटाना था। सार्वजनिक क्षेत्र की मतलब कि इसका कहना था कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए भी हमको खोलने के लिए वृद्धि की जाए। बिल्कुल सही बात है। इस नीति ने एक अधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार मतलब कि एमआरटीपी की सीमाओं को समाप्त करके प्रतिस्पर्धा के नियमों को राहत दी थी। ये भी बात सही है। और पूछ रहा है कौन सा सही है। देखो एलपीजी रिफॉर्म का उद्देश्य ही ये था, तो सी आ जाएगा। एलपीजी का उद्देश्य क्या था? लिबरल हो जाओ भाई, जितने कठोर कानून हैं उनको इजी कर दो, प्राइवेट सेक्टर को लाओ और वैश्विक के साथ में जुड़ जाओ। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोष भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम मतलब कि सीपीएसई के विनिवेश से राजस्व प्राप्त करता है? बताइएगा। राष्ट्रीय निवेश अवसंरचनात्मक कोष निफ, राष्ट्रीय विकास कोष एनडीएफ, राष्ट्रीय निवेश कोष एनआईएफ, भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि आईआईपीएफडी। इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है 46 का, ठीक है। जो सीपीएसई से, जो आपके भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र से उद्यमों के लिए क्या करता है, निर्धारण करता है पैसे को लेकर के, कौन सा है, ठीक है, बताइएगा। बहुत अच्छा है, ठीक है। राष्ट्रीय निवेश कोष आपका हो गया इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 देखिए, केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियम 1972 के तहत चाइल्ड केयर लीव मतलब कि आपने देखा होगा जब कोई कपल होता है जो मैरिड होते हैं, ठीक है, आईएएस आईपीएस अधिकारी ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो रहते हैं, तो उनको एक लीव मिलती है। जैसे वुमेन को मिलती है वैसे ही उसके हस्बैंड को, मतलब कि जो डिलीवरी होने वाली है उस बच्चे की केयर के लिए दोनों को लीव मिलती है अगर दोनों सर्विस में है तो, ठीक है। तो उसी के बारे में पूछा है। चाइल्ड केयर लीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों बाली महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए 1 वर्ष की सीसीएल की अनुमति होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, मैं कहूँगा। देखिए पहली बात अगर हम देखें, क्योंकि बच्चों की देखभाल के लिए वहाँ पर 1 वर्ष की बात यहाँ पर कह रहे हैं, ये 1 वर्ष नहीं है, ये 2 वर्ष, मतलब कि आप देखोगे चाइल्ड केयर को लेकर के 730 दिन होते हैं। कितना? 2 वर्ष आप कह सकते हैं, क्योंकि 365 आप कहते हैं तो 600, हाँ लगभग आप कह सकते हैं कि 730 दिन का होता है, तो 1 वर्ष का नहीं होता है, पहला गलत है। दूसरे में कह रहे हैं दिव्यांग बच्चे के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होती। ये बात सही है कि दिव्यांग अगर कोई बच्चा है तो उसके मामले में कोई ऐसी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि उसके लिए 1 वर्ष या 2 वर्ष होगा। तीसरा है, किसी महिला को चाइल्ड केयर लीव देने से मना करना संविधान का उल्लंघन है। बिल्कुल आप देखोगे संविधान का अनुच्छेद 15 अगर आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 15 आपने पढ़ा है, संविधान का आर्टिकल आपने 21 पढ़ा है, तो ये सब इसके अंतर्गत क्या है, आ जाते हैं। क्योंकि ये कहता है कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी, संविधान के अनुच्छेद 15 को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक संवैधानिक अधिकार बताता है, और महिलाओं की चाइल्ड केयर लीव से वंचित करना असंवैधानिक हो जाता है। वहीं केंद्र जो सिविल सेवा छुट्टी अधिनियम है 1972 का, उसका जो सेक्शन नंबर आपका, उसका जो रूल है 43C, उसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली महिलाओं के कर्मचारियों के लिए बच्चों की देखभाल के लिए 2 वर्ष का, ठीक है, मतलब कि आप देखोगे 730 दिन का होता है। तो यहाँ पर तीसरा भी इसमें क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। पूछा कौन से सही है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, केवल इसमें 2 सही है। नेक्स्ट
48 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के बारे में क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया सॉलिड क्वेश्चन पूछा है। और मैं कहूँगा एक बार सेबी के बारे में आवश्यक रूप से पढ़ें बच्चे, सेबी के बारे में आवश्यक रूप से पढ़ें, क्योंकि सेबी के बारे में यह है एक वैधानिक निकाय है। 2, यह स्टॉक एक्सचेंजों में शेयर और ब्रोकर, अंडर राइटर और म्यूचुअल फंड जैसे सभी मध्यस्थों को विनियमित करता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे सही है? केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। बताएं राइट आंसर क्या होगा। देखिए सेबी की अगर हम बात कर लें, बच्चे, तो सेबी 12 अप्रैल 1988 को यह बनाई गई थी। 1988 में एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में था, परंतु सेबी को आप देखोगे राष्ट्रीय प्रतिभूति सेबी की स्थापना 1992 में की गई। कब की गई? 1992 में ये की गई और इसको एक वैधानिक निकाय बनाया गया। कैसा? एक वैधानिक निकाय बना दिया गया। अब इसको विधि का विधान बना दिया गया। और ख़ास तौर पर प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 1992 का 15 के प्रावधान और 30 जनवरी 1992 को आया था। तो पहला तो एकदम सही है। दूसरे की अगर हम बात कर लें तो ये खासतौर पर नियमों का मसौदा तैयार करता है, जांच करता है, निर्णय पारित करता है, दंड तलक का दे देता है। इन सब के अलावा इसके कार्यों की बात कर लें तो पूंजी बाजार, प्राथमिक और द्वितीय बाजार को देखता है, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, अंडर राइट्स, ये सभी को देखता है इनकी। और स्टॉक एक्सचेंज के कदाचार जांच करना, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, निवेशकों को शिक्षित और करना, जागरूकता को प्रोत्साहन देना, शेयरों के अत्यधिक मात्रा में अधिकृत और जाने वाली कंपनियों को विनियमित करना, ये कई ऐसे तमाम दुनिया भर के काम सेबी करता है। सेबी के अध्यक्ष के पास तलाशी और जब्ती कार्रवाई का आदेश होता है। यह स्वयं नियामक संगठनों को बढ़ावा देता है और विनियमित के कार्य करता रहता है। ये प्रतिभूति बाजारों से संबंधित धोखाधड़ी, अनुचित जो व्यापार की पद्धतियां हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाने का काम करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो राइट आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP सरकार द्वारा निर्धारित गारंटी मूल्य है जो कृषकों को निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि के लिए उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अभी मैं MSP पर ऐसा क्वेश्चन करके आ रहा हूँ और आपको वहीं पर इसका नाम भी बताया था। ऑप्शन नंबर ए चावल, बी गन्ना, सी कपास और डी लघु वनोपज। बताइएगा राइट आंसर। बहुत इजी सा है FRB, ठीक है। कृषकों को खासतौर पर ये दिया जाता है। FRB की जो निर्धारण है ये आप देखोगे कोस्ट एग्रीकल्चर जो आपका कोस्ट प्राइस जो आपका कमीशन है वो इस पे खास तौर पर करता है। ये ध्यान में आपको रखना है। CACP इस पे खास तौर पर रहता है FRB को लेकर के, ठीक है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए इसके बाद क्लास को यहीं रोकेंगे, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। प्रशांत चंद्र महालोबिश, जिन्हें भारतीय योजना के वस्तुकार के रूप में भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए उत्तरदायी थे? कौन? महालोबिश मॉडल। ए पहली पंचवर्षीय योजना, बी छठी पंचवर्षीय योजना, सी दूसरी पंचवर्षीय योजना और डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर दें कमेंट्स में, क्योंकि ये जो महालोबिश मॉडल है ये आप देखोगे इन्होंने खास तौर पर, ठीक है, विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। ये मॉडल था, बहुत ही बढ़िया मॉडल था, ठीक है। बताइएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो आज की क्लासेस में मुझे दीजिएगा इजाज़त। आज हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे इसके पार्ट नंबर 2 में, ठीक है, बी में, जो इसका अंतिम पार्ट होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रिवाइज करते हैं। PT 365 क्लासेस चल रही हैं, उनको भी देखते रहें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय।